नमस्कार दोस्तों, अनफिल्टर्ड बाय अनअकैडमी में आपका स्वागत है। ये एक नया चैनल है जिसकी हमने शुरुआत करी है, जिसमें लर्नर्स यानी कि आप एस्पिरेंट्स कनेक्ट कर सकें टीचर्स के साथ। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, सवाल हैं, कुछ कठिनाइयां हैं तो आप वो वन ऑन वन हमसे पूछ सकें। तो हमने यहाँ पर एक शुरुआत आज करी है जिसमें मैं मेरे दो स्टूडेंट्स के साथ आज बातचीत करूंगा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय स्टूडेंट्स एज वेल। फर्स्ट स्टूडेंट इज आनंद, जो है राजस्थान से और ये प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। और दूसरे हैं वीरेंद्र, जो दिल्ली से प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए। वेलकम आनंद एंड वीरेंद्र। तो आनंद और वीरेंद्र, हमने आप लोगों को सिलेक्ट किया था, मतलब सिलेक्ट क्या किया था कि आप स्टूडेंट्स हैं मेरे, आप लोग संपर्क में भी हैं। तो मैं चाहता था कि आप लोगों से हम जुड़े रहें, स्टूडेंट्स से के जो डाउट्स होते हैं उनको हम पूछ सकें। आई एम श्योर आपके जो डाउट्स हैं वो हजारों लाखों छात्रों के होंगे। तो हमारी कोशिश यहाँ पर यही है कि आपके माध्यम से आप बने एक ऐसे स्टूडेंट जो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और आप मुझसे ऐसे सवाल पूछें जो आपके मन में आते हैं और जो शायद हम लोग ऑनलाइन मीडियम के माध्यम से डेली आंसर नहीं कर पाते या एक पर्सनल गाइडेंस नहीं दे पाते हैं, उसको यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, उस वाले इशू को। तो लेट मी स्टार्ट विद वीरेंद्र फर्स्ट। तो वीरेंद्र, आप बताइए कि आप मुझसे क्या पूछना चाहेंगे फॉर रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। सबसे पहला क्वेश्चन तो सबका जो सेम होता है सर, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड। क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करें यूपीएससी सीएससी के लिए? यूपीएससी सीएससी की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। आपको एग्जाम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, एग्जाम का पैटर्न क्या है उसको पता करो। कोई भी स्ट्रैटेजी का एक वीडियो देखिए। मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है पाथफाइंडर चैनल पर, हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी 2022। उसको देखिए, उसमें बुक लिस्ट है, सारे रिसोर्सेज मेंशन्ड है। आप बुक लिस्ट देखो, आप ये देखो कि आपको पढ़ना कहाँ से है, पढ़ना किस जगह पर है, ये तय करो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। 5 से 7 दिन से ज्यादा इस समय में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1 हफ्ते से ज्यादा इसमें समय नहीं लगेगा। अगर आपके दिमाग में तय है कि आपको यूपीएससी एग्जाम देना है, आईएएस बनना है, तो 5 से 6 दिन के अंदर ये पूरा प्रोसेस आपको शुरू कर देना चाहिए। स्ट्रैटेजी के लिए हमने कई सारे इस प्रकार के वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देखिए एक बार पूरा, और एक बार बुक लिस्ट हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करो। कई चीजें ऐसी होती है कि आप सोचते रहते हो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ूं ना पढ़ूं, ये किताब पहले पढ़ लूं, वो लेक्चर पहले देख लूं। ट्राई करो और पता करो। जो शुरुआती 15-20 दिन है उसमें आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको कुछ चीजें पता चल जाएगी। तो शुरुआती 15-20 दिन आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। हो सकता है कि आपको पहले क्लासेस देखने की आवश्यकता हो, फिर आप किताबें पढ़ पाए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको किताबें पहले पढ़ने में मजा आता है या फिर अच्छा लगता है और उसके बाद वो लेक्चर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो ये चीजें आपको डिसाइड करनी होगी शुरुआती 15 से 20 दिन के अंदर। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू एंड फिगर इट आउट। ये हर छात्र के लिए एक अलग रास्ता होता है। जरूरी नहीं कि जो आप एनसीईआरटी पढ़ के सफल, आपको एनसीईआरटी अच्छी लगे, दूसरे को हो सकता है एनसीईआरटी पढ़ के लगे कि ये सब तो मुझे आता है, मैंने स्कूल में ये सब कुछ पढ़ा है। तो थोड़ा सा रास्ता अपना आपको चुनना पड़ेगा, और उसके लिए शुरुआती 10-15 दिन यू हैव टू एक्सपेरिमेंट। देखिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम का डिलेमा जो बहुत समय से चला आ रहा है छात्रों के बीच में, और ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है कि क्या करा जाए। मेरा इसमें सुझाव ये रहता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और अगर आप लिखने में हिंदी मीडियम में बहुत अच्छे हैं, ऑलवेज गो फॉर हिंदी मीडियम। चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से कॉलेज किया हो, लेकिन अगर आप लिखने में आज भी हिंदी मीडियम में फास्ट हैं, आपकी राइटिंग स्पीड अच्छी है, राइटिंग स्किल्स अच्छी है, हमेशा हिंदी मीडियम को चुनो। लेकिन मान लो कि अगर आपके साथ ऐसा केस है, फॉर एग्जाम्पल आपने अपना कॉलेज किया था आज से 7-8 साल पहले, तो मान लो आप वर्किंग एस्पिरेंट हो, आप कॉलेज खत्म करने के बाद इंग्लिश में ही काम कर रहे हो, डिग्री वगैरह आपने सब इंग्लिश में करी है, अब आप चाहते हो कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज को अटेम्प्ट करो। तो हो सकता है कि अभी तक आपकी इंग्लिश स्किल्स ज्यादा बेहतर हो गई हो, बिकॉज ऑफ वर्क, बिकॉज ऑफ डे टू डे रूटीन आपका जो भी है। लेकिन अगर आप अभी अभी कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट हुए हैं और आपकी हिंदी की रिटन स्किल्स अच्छी हैं, ऑलवेज गो फॉर मीडियम। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये एक मिथ है कि हिंदी मीडियम से तैयारी नहीं करी जा सकती। रिसोर्सेज सारे अवेलेबल हैं। जितनी किताबें इंग्लिश मीडियम के अंदर सजेस्ट करी जाती है, उन सब के हिंदी संस्करण उपलब्ध हैं। हिंदी के साथ एक छोटी सी समस्या बस यही है कि हिंदी थोड़ी सी लिखने के अंदर टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि उसके अंदर आपको डंडी लगानी पड़ेगी, मात्रा वगैरह टाइम कंज्यूमिंग होता है। इंग्लिश में कर्सिव में काफी फास्ट लिखा जा सकता है। तो मैं इसीलिए ये सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लिखने में हिंदी में अच्छे हैं और हिंदी माध्यम से पढ़े हैं तो हिंदी मीडियम को सिलेक्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप पिछले 5-7 सालों से हिंदी से टच आपका चला गया है, अगर आप हिंदी बिल्कुल नहीं लिखते हो, आप किसी समय में हिंदी माध्यम में पढ़े थे, मान लो आपने 10th या 12th क्लास हिंदी में करी थी, लेकिन आपने कॉलेज, ग्रेजुएशन, जॉब में डेली इंग्लिश यूज कर रहे हो और बहुत टाइम हो गया है, तो अब आपकी राइटिंग स्किल नहीं रहेगी, राइटिंग स्पीड आपकी कम हो चुकी होगी। तो फिर आप इंग्लिश मीडियम की तरफ जा सकते हो, और इंग्लिश मीडियम में भी आप कवर अप कर सकते हो। आपको सिर्फ 4 से 5 महीने इस बात के लिए मेहनत करनी पड़ेगी कि आपकी अंग्रेजी सुधर जाए। तो उसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश अखबार पढ़ो, और इंग्लिश के जो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ।
कुछ इंग्लिश मूवीज जो हैं उनको सबटाइटल के साथ देखो। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर हम सिर्फ मूवीज देखें, लेकिन जब आपका फ्री टाइम होता है तो कोशिश करो कि इंग्लिश मूवीज को सबटाइटल्स के साथ देखा जाए, उससे भी इंग्लिश में काफी सुधार होगा। तो जहां तक माध्यम का सवाल है, मुझे यही लगता है कि उस माध्यम में करो जिसमें आप लिखने में बेस्ट हो, जिसमें आपको लिखने में बहुत अच्छा स्पीड है, जिसमें आपकी स्किल अच्छी है। अगर आप हिंदी माध्यम के होते हुए भी इंग्लिश अच्छी लिख सकते हो, देन गो फॉर इंग्लिश मीडियम। फिर आप हिंदी में मत लिखो, ठीक है? सिर्फ इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इंग्लिश जो है वो लिखने में थोड़ी सी फास्ट होती है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। लेकिन देखो, रिटन स्पीड जो है वो प्रैक्टिस के साथ सुधारी जा सकती है। 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए, कोई भी अपनी रिटन स्पीड को, लिखने की स्पीड को सुधार सकता है। सर इन्हीं के सवाल में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। हाँ सर, जैसे सारे बच्चे उन्होंने हिंदी से इंग्लिश में मतलब कन्वर्ट करते हैं खुद को कि यूपीएससी सीएससी स्पेशली इसी के लिए कि वो उनका मीडियम हिंदी था लेकिन वो ठीक ठाक लिख सकते हैं, तो वो लोग को ये सही रहेगा कि गलत रहेगा? सर वापस बोलो, आपका क्वेश्चन मैं क्लियरली समझ नहीं पाया, एक बार रिपीट कर दीजिए अपना क्वेश्चन। सर, जो बंदे हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हैं लेकिन जो अब इंग्लिश में एग्जाम लिखना चाहते हैं, यूपीएससी सीएससी को इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा? सर बिल्कुल सही है, बस मैं यही कह रहा हूं ना कि आपकी लिखने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए और स्किल होनी चाहिए। स्किल से मेरा मतलब यह है कि अगर आप सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं इंग्लिश में, ये कोई जरूरी नहीं है कि हिंदी माध्यम से पढ़ा हुआ छात्र इंग्लिश में नहीं लिख सकता। वाइस वर्सा इसका हो सकता है ना, कि अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़ा हुआ है उसको हिंदी लिखने में दिक्कत आ सकती है, लेकिन हिंदी माध्यम से अगर आप पढ़े हो और आपने कॉलेज में, अपनी जॉब में इंग्लिश का इस्तेमाल किया है, आप इंग्लिश अच्छी लिख लेते हो, तो फिर इंग्लिश मीडियम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा आपको स्किल तो देखो, हिंदी में भी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत इंग्लिश में कर लेना, और उतनी मेहनत आप इंग्लिश में कर सकते हो तो फिर इंग्लिश मीडियम के साथ जाओ। और उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही रीजन है कि इंग्लिश थोड़ी सी लिखने में फास्ट होती है। और दूसरी चीज, आपको देखो भविष्य में इंग्लिश थोड़ी सी फायदा देगी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भारत के अंदर सब कुछ इंग्लिश में होता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो काफी हद तक इंग्लिश में होता है, हालांकि हिंदी में भी होता है, दोनों है, राजभाषा में भी होता है, वो भी आनी चाहिए। मेरे को लगता है नॉर्थ इंडिया में अगर आप जॉब करेंगे, आपका कार्डर अगर नॉर्थ इंडिया में आता है, तो आपको दोनों ही भाषा पे अच्छी पकड़ होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप कहीं दूसरे राज्य में जाते हैं, जैसे कि दक्षिण भारत या पूर्वी भारत के राज्यों में, तो वहां तो आपको वैसे भी लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी, तो वो आपकी तीसरी लैंग्वेज हो जाएगी। तो टेक इट एज अ चैलेंज राइट नाउ। मान लो कि आपका पश्चिम बंगाल कार्डर मिल जाता है आपको, तो आपको बंगाली सीखनी पड़ेगी, वो आपका एक जॉब का रिक्वायरमेंट होगा। तो आप अभी से जो भाषा आपको आती है उस पर भी तो सुधार कर सकते हो। यही बात है जो यूपीएससी एग्जाम को अलग बनाती है ना, आपको चैलेंज करना पड़ेगा अपने आप को। अब वो आपका सिनेरियो पर्टिकुलर क्या है, उसमें आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस में बेटर हूं। अपना एक एनालिसिस करो। सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं ये जानने का क्या है। मान लो आप एकदम से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हो और अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक हफ्ते तक बैठ के हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर मेंस के पेपर को लिखो। चाहे आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है अभी, बेसिक आइडिया है, बट स्टिल अटेम्प्ट द पेपर। जितना आता है उतना लिखने की कोशिश करो। थोड़ा सा अंदर से आपको अपना आप आइडिया आ जाएगा कि मैं किस में बेटर कर पा रहा हूँ, किस में बेहतर हूँ, हिंदी में या इंग्लिश में। और अपने दोनों पेपर अगर हो सके तो किसी दोस्त से या किसी टीचर से आप चेक करवाइए, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा और गाइडेंस मिल जाएगा। सर तीसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि प्रिपरेशन के टाइम सब लोग ये बोलते हैं कि प्री की पहले करो, फिर मेंस की करो, या फिर इसके बाद इंटरव्यू करो, और या कई लोग ये बोलते हैं कि प्री प्लस मेंस की साथ में करो। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी कि अगर हम मेंस की और प्री की साथ में करते हैं तो क्या चीज़ें पहले उठाएं, क्या कौन से सब्जेक्ट्स बाद में उठाएं, किस तरह से टैकल करें, और अलॉन्ग विद इसी के साथ करंट अफेयर्स को कैसे जोड़ के चलते हैं? ये देखो, पहले मैं आपका प्री और मेंस वाला सवाल का जवाब दे देता हूँ, ठीक है? प्री और मेंस का सिलेबस उठाकर देखो, आप देखोगे कि जो प्री में पूछा जाता है वो मेंस में तो आएगा ही आएगा। मेंस का सिलेबस बड़ा है, मेंस का सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स के लिए आपको बेसिक तो पढ़ना ही है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। मेंस में कुछ चीजें और ऐड हो जाती है, जैसे कि एथिक्स, और उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, सोशियोलॉजी जैसे टॉपिक्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, सोसाइटी वाले, तो उनको आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो उनके लिए आपको पहले से समय निकालना होगा। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस के टॉपिक उठाऊंगा, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। आपको मेंस के टॉपिक और प्रीलिम्स के टॉपिक्स दोनों को साथ पढ़ना होगा। आप ये डिस्टिंक्शन अपने दिमाग से एक बार के लिए निकाल दो। जब तक एग्जाम से 3 या 4 महीने पहले आप दूर नहीं है, जब तक आपको केवल प्रीलिम्स पर फोकस नहीं करना है, उस समय तक आप यही मान के चलो कि ये एग्जाम कंपोजिट है, ये एक ही एग्जाम है। और जहां तक बात है इंटरव्यू की, तो देखो इंटरव्यू की प्रिपरेशन अलग से नहीं होती है। इंटरव्यू आपके जीवन का सार है, जो आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंसेस लिए हैं, जो आपके लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो आपका आउटलुक है, जो आपका एटीट्यूड है, वही आपके इंटरव्यू में झलक कर बाहर आने वाला है। तो अपने आप को डेली बेहतर बनाने की कोशिश करो। किस मामले में मैं बताता हूं।
जैसे कि आप बातचीत करते हैं अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, जिससे भी, तो उसमें अपनी बोलने की स्किल्स को बेटर करो डेली। भाई मान लो आप अपनी गर्लफ्रेंड से रोज रात को आधा घंटा बात करते हो, उसमें भी अपने बोलने के स्किल को सुधारो। ट्राई टू स्पीक इन अ प्रॉपर ग्रामेटिकल वे, अच्छी ग्रामर के साथ बातचीत करो, है ना। मैसेज करते हो दोस्तों को तो उसके अंदर भी प्रॉपर मैसेज करो, ग्रामर सही होनी चाहिए, है ना। यू को YOU लिखने की प्रैक्टिस करो, यू मत लिखो। आर को ARE लिखा करो, आर मत लिखो। तो मतलब डे टू डे आप अपने जीवन में जो एक्सपीरियंसेस करते हो, जिस प्रकार से आप अपना जीवन ढाल रहे हो, वही आपका इंटरव्यू में बाहर निकल कर आएगा। आप डेली ज्ञान अर्जन कर रहे हो तो वो ज्ञान आपका वहां पर पूछा जाएगा, तो वो ज्ञान निकलेगा बाहर। लेकिन अब आप सोचो कि मैं तो तुक्के से पहुंच जाऊंगा इंटरव्यू तक, तो पहली बात तो कोई तुक्के से पहुंचता नहीं है। तो वहां पर जाकर आपके अंदर से वही निकलेगा जो आप हैं, जो आपने अपने जीवन को 25 साल में जिस रूप से ढाला है, वही बाहर निकलने वाला है। हाँ, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जा सकता है, लेकिन उसको बिल्कुल बेसिक तौर पर बदला नहीं जा सकता। मतलब आप समझ रहे हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज नहीं कर सकते अपने संविधान का, पॉलिश कर सकते हो। तो इंटरव्यू के बारे में अभी इस स्टेज पर बहुत ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। इंटरव्यू में आप जब मेंस क्लियर कर लोगे, उसके बाद आपके पास बहुत टाइम होगा इंटरव्यू के बारे में सोचने के लिए, मॉक इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। आपका अभी मेन फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस का डिस्टिंक्शन। तो मेंस और प्रीलिम्स की तैयारी मेरे अनुसार तो साथ में होनी चाहिए, हॉलिस्टिकली होनी चाहिए। कि पॉलिटी पूरा पढ़ना है, पॉलिटी पूरा पढ़ोगे वो प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा, मेंस में भी। फर्क क्या आ जाता है? अप्रोच का। मेंस के अंदर आपको तैयारी के लिए आंसर राइटिंग आनी चाहिए। आपको मेंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशंस पर टिप्पणी करो, तो आपको सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन अब प्रीलिम्स में सवाल इस पर नहीं आएगा कि सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या है, क्योंकि वो तो थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना लिखने वाला। वहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कमीशन है, किसका क्या रिकमेंडेशन था। तो जुड़े हुए दोनों हैं भाई। आपको रिकमेंडेशन सरकार या कमीशन के सारे मालूम होने चाहिए। जब तक आपको वो नहीं मालूम, तब तक आप उसका आंसर कैसे करोगे? तो प्रीलिम्स में आपसे सिर्फ 4 ऑप्शन देके उनमें से कुछ एक आपसे सही पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में आपसे ये उम्मीद रखी जाएगी कि आप सरकारी या कमीशन के सारे रिकमेंडेशंस बताएं, प्लस उनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, अभी के समय में क्या चल रहा है देश में, उस पर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर आप देखो करंट अफेयर्स कैसे लिंक होते हैं। अभी पिछले 1 साल में जब से कोविड-19 से लड़ाई चल रही है, मतलब हमारे देश की, समाज की, पूरी दुनिया की, तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पर क्या फर्क आया है, उसके लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए कि एपिडेमिक डिजीजेस एक्ट सरकार ने लागू किया था। याद है आप लोगों को? पिछले साल जब पैंडेमिक शुरू हुई थी, तब एक कानून था, 1897 का कानून है, एपिडेमिक एक्ट है ना। उसको लागू करके सरकार ने क्या करा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब स्पेशल पावर्स हैं कि लॉकडाउन वगैरह लगाया जा सकता है राज्यों पे। तो राज्यों की पावर किस प्रकार से थोड़ी सी कम कर ली जाती है। शुरुआत में जैसे वैक्सीन खरीदने का पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास था, अब जाकर सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को भी ये परमिशन दे दी है कि आप वैक्सीन वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये डेवलपमेंट्स आपको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करने होंगे। तो समझ रहे हैं आप कैसे आप तीनों के लिए एक साथ प्रिपेयर कर रहे हो? आप मेंस के लिए भी कर रहे हो, प्रीलिम्स के लिए भी कर रहे हो, और इंटरव्यू में भी आपसे यही सब पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सेंटर स्टेट रिलेशन डायनामिक्स। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप ये बातें भी बता सकते हैं कि थोड़ा सा डायनामिक्स चेंज हो रहा है, ठीक है, बेहतर के लिए हो रहा है। वेदर इट इज फॉर द बेटर और वर्स, इस पे कमेंट हमें नहीं करना है, हमें तो बस बताना है कि ये चल रहा है इस वक्त। आपसे बस यही उम्मीद करी जाती है कि आपको ये बातें पता हो, ठीक है। तो तीनों चीजें लिंक्ड हैं। आप जब स्टैटिक अपना पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स अपने आप आपका एंटीना कैच करने लग जाएगा। इसीलिए एक स्टूडेंट को सबसे पहला फोकस यही है कि 6 महीने के अंदर अंदर अपना जीएस का सिलेबस खत्म कर दूं। मतलब आप टारगेट लेके चलो कि 6 से 8 महीने के अंदर अपना जीएस सिलेबस पूरा कर लो, तब क्या होगा ना कि जो करंट अफेयर्स चल रहा है वो ऑटोमेटिकली आपके रेडार पर आ जाएगा। अब अगर आपने साउथ चाइना सी के बारे में पढ़ रखा है, मान लो आईआर में, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि फिलीपींस और चाइना के बीच में झगड़ा चल रहा है, लेटेस्ट साउथ चाइना सी का। अब आप वो ऑटोमेटिकली कैच कर लोगे। आपको पता है कि अच्छा 9 डैश लाइन है, उसमें फिलीपींस भी एक देश है, वो भी पड़ोस में आता है, आपने मैप देख रखा है, आपने ज्योग्राफी पढ़ रखी है, तो वो सब आधी चीजें तो आपको पहले से ही पता है। देन यू जस्ट हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सिर्फ एक आर्टिकल पढ़ना है, आपको सिर्फ यूट्यूब पर एक 5-7 मिनट का वीडियो देखना है और आपका काम हो जाएगा। तो प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग नहीं है, बस जो कुछ टॉपिक हैं डिजास्टर मैनेजमेंट, एथिक्स जैसे, उनको पहले से कर लो। ऐसे प्रिपरेशन पहले कर लो, जो लैंग्वेज पेपर है उसको थोड़ा सा पहले कर लो। प्रीलिम्स के 3 महीने पहले तक ये टॉपिक एक बार आपके तैयार हो जाने चाहिए। दैट इज द ओनली इशू। और हाँ, ऑप्शनल, तो ऑप्शनल की तैयारी भी आपको पहले करनी होगी। इसीलिए जब शुरुआत करते हो तब इन टॉपिक्स को एक बार एटलीस्ट कंप्लीट कर लो, ताकि जब प्रीलिम्स के बाद आप मेंस की तैयारी करोगे तो वो आपका रिविजन होगा। उस समय आप ये नहीं सोच सकते कि मैं पूरा एथिक्स बैठकर पढ़ लूंगा, क्योंकि वो उस समय नहीं होने वाला है। चलो, बहुत लंबा आंसर दे दिया। अगला क्वेश्चन एक बार। अच्छा आनंद, डू यू हैव अ फॉलो अप? इस पे आप कुछ और पूछना चाहोगे? नहीं सर, इसके ऊपर फिर मेरा यही है कि आगे एनसीईआरटी, ये अपनी करंट अफेयर्स है, उनको किस तरह से
कौन से न्यूज़पेपर से कवर अप करें, काफ़ी कौन से मैगजीन से कवर अप करें, क्योंकि इतने सारे मार्केट के अंदर उपलब्ध हैं कि कोई कहता है पीआईबी करो, पीआईबी भी करना पड़ेगा, कोई कहता है योजना भी करना पड़ेगा, कुरुक्षेत्र भी पढ़नी पड़ेगी, फिर न्यूज़पेपर भी, इन दोनों में से दो न्यूज़पेपर पढ़ो, फिर कोई मंथली मैगजीन आ रही है तो वो भी करो, तो वो सब देखो सर इसमें बोलिए, बोलो वीरेंद्र। एक चीज ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा सर, जैसे जैसे यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है करंट अफेयर के लिए भी और स्टैटिक पार्ट के लिए भी, तो उसके लिए कितने टाइम तक का आपको करंट अफेयर करके रखना पड़ेगा? मींस कितने टाइम, कितने साल के लिए, 1 साल 2 साल 1.5 साल? देखो करंट अफेयर्स की जहां तक बात है, डेफिनेटली करंट अफेयर्स में इस वक्त मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आप सही रिसोर्सेज को फॉलो करोगे तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ना, एक पढ़ो, 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो एक रीजनल अखबार भी पढ़ लो, लेकिन अगर सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो या तो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, इन दोनों में से कोई एक अखबार पढ़ लो। अगर ये आपके क्षेत्र में आते नहीं है, इनके डिजिटल संस्करण पढ़ो। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो नवभारत टाइम्स बहुत अच्छा है मेरे अनुसार, नवभारत टाइम्स, क्योंकि वो मतलब इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप का ही पार्ट है ना, तो उसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नहीं, नवभारत उसका नहीं है पार्ट, आई एम सॉरी, नवभारत नहीं है, जनसत्ता है, तो जनसत्ता भी अच्छा अखबार है, जनसत्ता देख सकते हो, नवभारत और दैनिक भास्कर। मेरे अनुसार ये अच्छे अखबार हैं जो देश भर की कवरेज रखते हैं। बाकी देखो हर स्टेट के अंदर हिंदी मीडियम के अलग अखबार हैं। अगर सिर्फ यूपीएससी की मैं बात कर रहा हूं तो आप हिंदू पढ़िए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं, फिर भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालो, बहुत जरूरी है। एक तो उससे इंग्लिश अच्छी होगी, इंग्लिश सुधरेगी, और दूसरा भविष्य में ये बहुत काम आने वाला है आपका, क्योंकि जब आप एक ब्यूरोक्रेट बनोगे तो आपसे उम्मीद रखी जाती है कि आप देश दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखें। अब भाई देश के अंदर कुछ बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और कलेक्टर साहब को नहीं पता तो फिर कैसे काम चलेगा? तो आपको इन चीजों की आदत अभी से डालनी होगी। एक अखबार पढ़ लो, बहुत अच्छा है, कोई भी एक पढ़ लो, दोनों पढ़ने की मेरे अनुसार आवश्यकता नहीं है। अब शुरुआत में क्या होता है कि कई लोगों को हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल समझ में नहीं आते, तो उन लोगों को देखनी चाहिए हिंदू एनालिसिस या इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस, जो कई सारे यूपीएससी के चैनल्स करते हैं। अनअकैडमी के भी आपको चैनल्स पर आसानी से ये देखने को मिल जाएगा। राहुल भारद्वाज सर की सीरीज चलती है, आप उसको देख सकते हो, हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस की, तो उसमें वो तो दोनों को ही कर देते हैं कवर, तो आप उसी को देख लो अगर आपको अखबार नहीं समझ में आ रहा। और उसको देखने के बावजूद अखबार जरूर पढ़ो। आप एनालिसिस देख लेते हो ना, लेकिन वो आपको वो रिटन मटेरियल की फीलिंग नहीं दे पाएगा। जब तक आप सेंटेंसेस को पढ़ोगे नहीं, तब तक आप भविष्य में सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर सकते। दिमाग और आंखें जो देखती है वो हम रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, वही हम फिर से लिख पाते हैं। तो आप जब तक सुनते रहोगे तो आप बोल तो सकोगे, लेकिन आप लिख नहीं पाओगे। तो इसीलिए अखबार पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे आपकी ऐसे राइटिंग स्किल सुधरेगी, आपकी आंसर राइटिंग स्किल सुधरेगी, क्योंकि आप पैराग्राफ फॉर्मेट में चीजों को पढ़ोगे, ठीक है। तो एक अखबार पढ़ना है डेली, फर्स्ट थिंग, ठीक है, एक अखबार बहुत जरूरी है। दूसरा, अगर आपको लगता है कि अखबारों में कोई चीज कवर नहीं है और करंट अफेयर्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, या आपको लगता है कि करंट अफेयर्स में ये चीज मुझे समझ में नहीं आई है, फॉर एग्जांपल अगेन मैं फिलीपींस वाला इशू ले लेता हूं। अब आपको नहीं पता कि साउथ चाइना सी क्या है, 9 डैश लाइन क्या है, फिलीपींस में डुटर्ते कौन है, तो फिर आप देखो जैसे पाथफाइंडर या अनअकैडमी के चैनल्स के वीडियोस आप देख सकते हो, तो हम लोग उसको 10-12 मिनट में समझा देते हैं कि क्या चल रहा है। आप अगर उसको स्पीड बढ़ाकर देखना चाहते हो तो 1.5x पर देख लो, आपका और टाइम बचेगा, 5-7 मिनट में आप देख लोगे। तो कुल मिलाकर अपने टाइम का यूटिलाइजेशन आप कैसे करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ने के बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो उसका वीडियो देख लो यूट्यूब पर जाकर, आई बात समझ में, या फिर उसकी क्लास देख लो जहां पर भी, जैसे आप अनअकैडमी पर कोई स्पेशल क्लास देख रहे हो तो उसको भी देख सकते हो। बेसिकली गो फॉर द टॉपिक इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड इट इन द न्यूज़पेपर, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी अगर आपको टॉपिक देखो न्यूज़पेपर की बजाय वीडियोस से समझ में आता है तो वीडियोस देख लो, क्योंकि कई सारे टॉपिक हैं खास करके जियोपॉलिटिक्स वगैरह के, जिनमें मैप वगैरह होता है, उनको समझने में आपको यहाँ पर आसानी रहेगी। दूसरी चीज और है, जैसे देखो ये इंसान का दिमाग इस प्रकार से वायर्ड होता है हमारा कि हम जो चीज पढ़ते हैं वो हमें कम याद रहती है, और जो चीज हम देखते हैं और सुनते हैं, हमारे मतलब सेंसेस जो सुन रहे हैं और साथ में अगर दिखा भी दिया तो हमें वो लंबे समय तक याद रहता है। बेसिकली हमारी एजुकेशन क्या है? अगर सिर्फ किताबों से पढ़ाई होनी होती तो दुनिया में स्कूल, गुरु, ये आश्रम, ये सब होते ही नहीं ना। गुरुकुल व्यवस्था क्या थी? अगर सब कुछ किताबों से ही पढ़ाई होनी थी तो किताबें छाप के रख देते, बच्चे सब पढ़ लेते, नहीं। लेकिन इंसान का दिमाग तब ज्यादा चलता है, हमारे दिमाग में तब चीजें ज्यादा याद होती है जब हमें कोई बोलकर सुनाए। इसीलिए लेक्चर्स की, यूट्यूब वीडियोस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आपको वहां पर तब जाना है जब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, या फिर आपको वहां से ज्यादा समझ में आ रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ लिया, करंट अफेयर्स के टॉपिक्स 2 या 3 जो भी आपको लगते हैं कि आपको समझने हैं, आज से रेलेवेंट है, उनको आप देख लो। और तीसरा, रिवीजन के लिए आपके पास एक मैगजीन होनी चाहिए, तो हर महीने के अंत में एक मैगजीन पढ़नी जरूरी है। अब यहां पर देखो मैं बताता हूं, पीआईबी, मुझे नहीं लगता कि पीआईबी जरूरी है। पीआईबी एक समय में बहुत अच्छा रिसोर्स था, लेकिन अब पीआईबी में बहुत भीड़ हो गई है। पीआईबी में गवर्नमेंट के जो हैं बहुत सारे अपडेट्स आते हैं,
जो आपके लिए बहुत सारे काम के नहीं भी हो सकते। और जो पीआईबी में रेलेवेंट होता है ना, ये बात मैं आपको बता देता हूँ, वो हम लोग करंट अफेयर जो पढ़ाते हैं वो ऑलरेडी वो पीआईबी के रिसोर्सेज आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाएंगे, या वो अखबार के अंदर भी मिल जाएगा। तो पीआईबी के अंदर अगर बहुत ही अच्छी कोई न्यूज है जो किसी ने कवर नहीं करी है, तो वो आपको मैगजीन्स में मिल जाएगी। तो मंथ एंड में आपको एक रिविजन के लिए मैगजीन पढ़नी जरूरी है, और वही मैगजीन आपके एग्जाम के एंड में रिवीजन के भी काम में आएगी। और वीरेंद्र, आपने पूछा था कि कितने समय का आपको पढ़ना चाहिए, तो मैं बता दूं, मिनिमम 18 महीने का पढ़ के जाओ। मिनिमम प्रीलिम से पहले 18 महीने, 1.5 साल का करंट अफेयर्स करो। 12 महीने तो करना ही है, 12 महीने से कम में तो यूपीएससी आपको, मतलब मैं बता रहा हूं, आप यूपीएससी को सोचो भी मत अगर आप 12 महीने के करंट अफेयर्स नहीं कर रहे हो। लेकिन आइडियली आपको 18 महीने, और बहुत समय है, मान लो आप 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो 23, तो आपको 24 महीने के करंट अफेयर्स करने चाहिए, क्योंकि यूपीएससी पूछ रहा है। पिछले 2-3 सालों का ये ट्रेंड दिखा गया है कि पुराने करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल अभी 21 का जो प्रीलिम्स है वो जून में होना, मतलब उसकी डेट है, तो आपको एटलीस्ट जनवरी 2020 से करंट अफेयर्स करने हैं मिनिमम। और अच्छा ये रहेगा कि आप अगस्त 2019 के करंट अफेयर्स से स्टार्ट करें और उनको रिवाइज करें। रिवाइज करने का बेस्ट तरीका है करंट अफेयर्स की मैगजीन, जो भी आपको अच्छी लगती है उसको कर लो। अगर आपने खुद के नोट सेव किए हैं, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता कि करंट अफेयर्स के नोट सेव करो या लिखो, लेकिन अगर किए हैं तो उनसे भी रिवाइज कर सकते हो। जैसे पीडीएफ्स वगैरह जो अवेलेबल होते हैं टेलीग्राम चैनल पे, उनको आपने अगर सेव कर रखा है तो क्विकली उनके थ्रू स्कैन कर लीजिए। और बेहतर ये होगा कि महीने के एंड में उनसे अपने नोट्स में, जीएस के नोट्स में ऐड कर लो पॉइंट्स को। जैसे अगर आपने गवर्नमेंट स्कीम्स कहीं पर एक अपनी लिख रखी है, तो उनमें अगर कोई नई स्कीम आई है तो उसको ऐड कर लो। तो थोड़ा थोड़ा एडिशन अपने नोट्स में करते जाओगे तो ये काम आसानी से हो जाएगा। 3 चीजें फिर से बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स या फिर न्यूज एनालिसिस जो यूट्यूब पर आता है, और तीसरी चीज है रिवीजन के लिए मैगजीन। ये तीनों करने हैं आपको, और कुछ नहीं करना है। टीवी मत देखो, टीवी देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, एज अ इंटरेस्ट के लिए देख रहे हो तो बात अलग है, खाना वाना खाते समय देख लो क्या चल रहा है देश दुनिया में। लेकिन उसमें भी मैं बेहतर यही कहूंगा कि आप वीडियो, जैसे दूसरे राज्यसभा टीवी हो गया, या फिर दूसरे कोई अच्छे न्यूज चैनल्स हैं उनको देख सकते हो, या फिर करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन वीडियोस आप देख सकते हो, वो बेहतर रहेगा ज्यादा आपके लिए। ठीक है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसके अंदर सभी स्टार्टिंग के लिए बोलते हैं कि भाई हमें, जिनको एनसीईआरटी पढ़नी है वो तो एनसीईआरटी पढ़ते हैं। काफी सारे लोग बोलते हैं 11th-12th की पढ़ लो, काफी सारे बोलते हैं 6th to 12th पढ़ो। तो हर एक सब्जेक्ट के एनसीईआरटी पढ़ना नेसेसरी है क्या? इसका आंसर थोड़ा सा इंडिविजुअलिस्टिक है। अगर आपने स्कूल में बहुत अच्छे से एनसीईआरटीज को पढ़ा है और आपको याद है सब कुछ, मतलब आपको लगता है पढ़कर कि यार ये तो मुझे आता है। मान लो आपने 6th की एनसीईआरटी उठाई, उसमें आपको फैक्ट्स तो बेसिक से मिलेंगे, तो आपको हो सकता है लगे कि यार ये तो मुझे आता है। अगर आपने 11th-12th में, फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास ज्योग्राफी हिस्ट्री सब्जेक्ट है 11th-12th में, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको 6th, 8th, 7th वाली एनसीईआरटी लगेगा ये तो मेरे को सब आता है, मैंने अभी 2-3 साल पहले पढ़ा है। मतलब मान लो आप कॉलेज में है या कॉलेज से जस्ट पास आउट हुए हैं, इट वुड बी वेरी फ्रेश फॉर यू। तो फिर मैं ये सुझाव दूंगा कि आप मत पढ़ो उनको, सीधा 11th-12th पे आ जाओ। अगर आपको लगता है कि 11th-12th की भी एनसीईआरटी में आपको सब कुछ आ रहा है, अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ लो ना फटाफट, एक दिन में निपटा दो उसको। पर एक बार अपनी आंखों के सामने से एनसीईआरटी निकालो जरूर, वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिसको 6th क्लास की एनसीईआरटी उठाने पर लगता है कि ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता, तो फिर आपको सारी एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। सिर्फ 11th-12th नहीं, 6 से स्टार्ट करो। 6th क्लास से स्टार्ट करने का फायदा ये है कि आप धीरे धीरे यू विल ईज इनटू इट। अब 6th की एनसीईआरटी इतनी छोटी है, आप एक दिन में पढ़ सकते हो। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, मैक्सिमम 1 दिन, 2 दिन से ज्यादा तो देना ही नहीं है किसी भी एक एनसीईआरटी को। 1 महीने के अंदर आप सारी एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, ये मेरा आपसे दावा है। अगर आप ढीले नहीं हो बहुत ज्यादा, मतलब आप एक्चुअली में डिसाइड कर लिया अगर आपने कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है, 1 महीने में सारी एनसीईआरटी करी जा सकती है। हर दिन एक को दो, अगर लग रहा है कि पढ़ा हुआ है तो फटाफट स्कैन करो, जल्दी जल्दी पढ़ लो। आप अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आपको इकोनॉमिक्स पूरी आती है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में टाइम वेस्ट मत करो ना। आप 2 घंटे में पढ़ लो पूरी इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी, बट उसको अपनी आंखों के सामने से निकालो। आपको एनसीईआरटी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है तो फिर स्टैंडर्ड किताबों से स्टार्ट करो। अब स्टैंडर्ड किताबों का फायदा ये है कि वहां पर भी मोस्टली वही सब है, खास करके हिस्ट्री में वही ऑथर्स हैं जो स्टैंडर्ड किताबें जिन्होंने लिखी है और उन्होंने एनसीईआरटी लिखी है पुरानी वाली। लेकिन हिस्ट्री के अंदर नई एनसीईआरटी में सजेस्ट करता हूँ कि पढ़ लो। 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी मस्ट है। ज्योग्राफी की पढ़नी चाहिए, इकोनॉमी की बिल्कुल पढ़नी चाहिए। इन 2 सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी मत चूकना 11th-12th की, ठीक है? चाहे बाकी कुछ मत पढ़ो, ये तो पढ़नी है। और साइंस की 9th और 10th की एनसीईआरटी, इनको भी मत छोड़ो, ये बहुत जरूरी है पढ़नी। लेकिन अब आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको 10th की एनसीईआरटी नहीं लगेगी ना, कुछ भी आपको लगेगा यार ये तो क्या है, बच्चों का खेल है, 10th की एनसीईआरटी क्या लगेगा आपको, इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट। तो फिर सीधा 11th-12th पे आ जाओ। 11th-12th में आपको पता है कि कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, एनवायरमेंट वगैरह पढ़ना है बायोलॉजी एनसीईआरटी से, उसको उस पर आ जाओ सीधा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यूपीएससी की तैयारी में क्या है ना कि कोई एक स्टैंडर्ड पाथ नहीं है, स्टैंडर्ड वे नहीं है, एक बेयर मिनिमम रास्ता है। उस बेयर मिनिमम रास्ते पर आपको चलना है और हो सकता है कि आपका लेफ्ट या राइट टर्न जल्दी आ जाए। जितना जल्दी आपने अपना लेफ्ट या राइट टर्न पकड़ लिया उतना जल्दी आप आगे स्केल अप कर जाओगे। तो
प्रैक्टिस करो, देखो कि मुझे एनसीईआरटी में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रही। दिक्कत आ रही है तो पढ़ो, दिक्कत नहीं आ रही है तो फटाफट स्कैन करो और तुरंत स्टैंडर्ड किताबों पर आओ। यस सर। ऑप्शनल के लिए क्या स्ट्रेटेजी, और ऑप्शनल चुने तो चुने कैसे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड के आते हैं और उनके सब्जेक्ट नहीं होते यूपीएससी के ऑप्शनल के लिए। तो वहां पे साइंस के बैकग्राउंड के बच्चे। आप कौन से बैकग्राउंड से, पहले मुझे ये बताइए, आपने क्या कर रखा है ग्रेजुएशन? सर मैं इंजीनियरिंग कर रखा हूँ सर। ठीक है। अब देखो, इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ा डिलेमा ये इंजीनियर्स का ही होता है ना, कि हम साइंस बैकग्राउंड से आए हैं और अब हम क्या चूज करें। क्योंकि देखो डॉक्टर वगैरह जो है उनका तो सिंपल है, मेडिकल साइंस ले लेते हैं वो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शनल सिलेक्शन आपको पहली बात 2 महीने के अंदर कर लेना चाहिए। अगर आपने तैयारी स्टार्ट करी है जीएस की 2 से 3 महीने, अगर आप नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहे हो, इससे ज्यादा डिले मत करना। फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है मई 2021, तो अगर आप 2022 को टारगेट कर रहे हो तो जून जुलाई तक आपका ऑप्शनल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप 23 का टारगेट कर रहे हो तो फिर भी आप 6 महीने ले सकते हो। ओके, जितना जल्दी ऑप्शनल सिलेक्ट करोगे उतना अच्छा है। अब करें कैसे, उस सवाल पर आते हैं। पहली चीज, अगर आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अवेलेबल है, आंख बंद करके उसको ले लो। कुछ तो आता होगा, मतलब आप समझ रहे हो 30-40% चीजें तो आपकी कवर्ड है। आपकी ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, उसके ऊपर केवल आपको पहली मंजिल बनानी है अपनी इमारत की, तो बहुत आसान हो जाएगी चीजें। चाहे आपको अपना कॉलेज ग्रेजुएशन ठीक ठाक लगा था, आपके नंबर चाहे इतने अच्छे नहीं आए हो, उससे मतलब नहीं है। आपका बेस तैयार है तो आप उस पर बिल्डअप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से बिल्कुल नफरत थी, जबरदस्ती आपको किसी ने ग्रेजुएशन में डाल दिया था कि आपको ये करना ही नहीं था, बिल्कुल पसंद नहीं था, तो फिर मत लेना, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसी को आप अगले 2 साल पढ़ पाओगे। क्योंकि आपका ऑप्शनल आपको केवल 2-4 महीने नहीं, कम से कम 2 साल या 3 साल, जितने भी अटेम्प्ट आप देने का सोच रहे हो, रैंक वगैरह सुधारने के लिए भी आपको एक आधा अटेम्प्ट देना पड़ सकता है। तो आपको अपना ऑप्शनल 2-3 साल पढ़ना है। सो इट शुड बी समथिंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन। अब आप आंख बंद करके हिस्ट्री ले लो ये सोच के कि अरे यार हिस्ट्री तो रट लेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा। हिस्ट्री में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे हिस्ट्री को, या कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, आईआर हो। तो सबसे बेस्ट ये है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो आपको एक तो जीएस में मदद दे। अब इंजीनियर्स के ऊपर ही आता हूँ, ठीक है। इंजीनियर्स जब आते हैं तो इस तैयारी के अंदर उनका पहला यही रहता है कि हम कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट लें जो सबसे छोटा और तुरंत तैयारी करवा दे। अब वो आपके ऊपर है कि आपको क्या पसंद है। आर यू दैट काइंड ऑफ अ रीडर जिसको, मान लो एंथ्रोपोलॉजी है, अब एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस थोड़ा छोटा है कंपेयर टू ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप एंथ्रोपोलॉजी जल्दी कर लोगे। आप उस तरह के स्टूडेंट हो कि आपको तो बस किताब दे दो, मैं तो इसको 1 महीने में पढ़ डालता हूँ और मुझे याद हो जाता है, तो फिर एंथ्रोपोलॉजी या सोशियोलॉजी जैसा सब्जेक्ट ले लो। उनका सिलेबस थोड़ा सा छोटा है। फिलोसॉफी, लेकिन अगेन थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल एंथ्रोपोलॉजी का ए भी नहीं और आपने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। फिलोसॉफी, सोशियोलॉजी भी अच्छे ऑप्शनल्स हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि देखो लेटेस्ट डेवलपमेंट इतना नहीं होता है। उनके अंदर वो जो पुरानी चीजें हैं उन्हीं को पढ़ना है, बिल्कुल लेटेस्ट डे टू डे चीजें चेंज नहीं होती है। पॉल साइंस, आईआर के अंदर क्या होगा, थोड़ा डायनामिक सब्जेक्ट है, उसमें चीजें बदलती जा रही हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर भी चीजें बदलती नहीं है, लेकिन ये थोड़े से बड़े सब्जेक्ट हैं। अगर आप 22 या 23 की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप उनको कवर कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास समय कम है, मान लो आपने आज तैयारी शुरू करी और प्रीलिम्स आ रहा है 10 महीने बाद, तो हो सकता है कि आपके पास थोड़ा सा टाइम कम हो। प्रीलिम्स आ रहा है 6 महीने बाद, तो फिर आप ऑप्शनल थोड़ा सा ऐसा चूज करो जो आपका समय बचाए। तो समय बचाने के लिए देखो सिलेबस मोस्टली यही वाले अच्छे छोटे ऑप्शनल जिनको कहा जाता है, सोशियोलॉजी, फिलोसॉफी, एंथ्रोपोलॉजी। लेकिन इन सबको सिलेक्ट करने से पहले एक बार उनके क्वेश्चन पेपर देख लेना। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं upsc.gov वेबसाइट पर मिल जाएंगे, उनके पुराने क्वेश्चन पेपर देखो। 2-4 लेक्चर्स अटेंड करो, यूट्यूब पर आपको सबके फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना। तो अनअकैडमी के चैनल्स पर जाओ, उनके लेक्चर्स देखो, टीचर्स के 2-4 लेक्चर अटेंड करो, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये चीज आपको हेल्प करेगी। और एक सच बात बताऊं, जब आप जीएस पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको अपने आप अंदर से पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको क्या बढ़िया लग रहा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको क्या अच्छा लग रहा है, पॉल साइंस, आईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इनमें से अंदर से थोड़ा सा एक आवाज तो देखो आती है कि मुझे ये अच्छा है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो एक प्राइमरी चीज होती है इंटरेस्ट। एक और इशू ये हो जाता है, वो मुझे अब नहीं लगता कि इतना बड़ा इशू है, रिसोर्सेज का। क्योंकि अब तो देखो सारे रिसोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं। किताबें वगैरह मंगवानी है, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां पर दुकान नहीं है, तो ऑनलाइन भी ऑर्डर देके आप मंगवा सकते हो नोट्स। अब वो इतना बड़ा इशू नहीं रहा है। गाइडेंस एक मेजर पॉइंट हो सकता है। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई आपके भैया या कोई दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने उस ऑप्शनल के साथ यूपीएससी मेंस दिया है, क्लियर किया है, अच्छे नंबर लाए हैं, तो वो आपको थोड़ा बेहतर गाइड कर पाएंगे। तो अगर आपको वैसी हेल्प मिलती है तो दैट कुड बी अ फैक्टर। लेकिन उसको प्राइमरी फैक्टर मत बना लेना कि मेरे दोस्त ने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया था, मैं भी आंख बंद करके एंथ्रोपोलॉजी ले लूं। ये मत करना। पहले मतलब वो देखो, स्विमिंग पूल में उतरने से पहले थोड़ा पानी को जांचते हो ना, पाँव डाल के बैठते हैं ना पहले हम, कि पानी ठंडा है कि गर्म है, सीधा थोड़ा ना डुबकी मार देते हैं।
कि दोस्त कूद गया तो हम भी कूद जाएं। अरे भाई, दोस्त तैराक हो सकता है, वो रोज रोज ठंडे पानी में डुबकी लगाता होगा, लेकिन आप नहीं हो तैराक। पहले थोड़ा पानी को टेस्ट करो, टेस्ट द वाटर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, सिलेबस देखो, 5-6 दिन लेक्चर्स देखो उस सब्जेक्ट के यूट्यूब पर, और फिर डिसाइड करो। और फिर भी बहुत कंफ्यूजन है तो मुझे ईमेल करो, मैं बता दूंगा, ठीक है, मैं थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश कर सकता हूँ। लेकिन अगेन मैं यही बताता हूँ कि इंटरेस्ट इज प्राइमरी। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो फैक्टर होना चाहिए डिसाइड करने के लिए, दैट शुड बी इंटरेस्ट, कि आपको वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगे, वरना आप उसको 2 साल नहीं पढ़ पाओगे, मुझसे लिख के ले लो। अच्छा, मैं आप लोगों से थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ, मैं चाहूंगा कि आप ये बताओ कि अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो आप लोगों को किस तरह की समस्या आ रही है। मैं पहले वीरेंद्र से शुरू करना चाहूंगा इस पे। तो वीरेंद्र, आपको क्या मतलब कुछ कठिनाई आ रही है मतलब इस कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान, तो बताओ, उससे रिलेटेड कोई आपका डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो? सर, सबसे पहली बात तो ये कि सब जगह नेगेटिविटी है। मींस नेगेटिविटी, आप टीवी चालू करोगे तो आपको नेगेटिव दिखाएगा, आप पेपर स्टार्ट करोगे तो पेपर में नेगेटिव दिखाएगा। तो खुद को मोटिवेट रखना बहुत मुश्किल है सर इस दौर में, इस टाइम में, मतलब इस पूरे पेंडेमिक के दौरान। तो खुद को मोटिवेट कैसे करें, और सेकेंडरी कंसिस्टेंसी। इस एग्जाम में पूरा फेज, मतलब एक साल का पूरा फेज है, तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो वो कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? देखो, कंसिस्टेंसी तो बनाने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि अब लॉकडाउन है तो घर में बैठो और पढ़ाई करते रहो कंसिस्टेंटली। 7 या 8 दिन में एक ब्रेक ले लो, बहुत जरूरी है। आपका एक ब्रेक होना चाहिए जो आपको थोड़ा रेजुविनेट कर दे, आपको तरोताजा कर दे। और उस ब्रेक के अंदर आप ये करो कि पढ़ाई मत करो, पढ़ाई के अलावा कुछ दूसरा काम कर लो, किसी दोस्त रिश्तेदार से बात कर लो, किसी से मिल के आ सकते हो आप, मतलब मिलना मतलब बाहर जाके नहीं, फोन वीडियो कॉल पे ही मिल लेना अभी तो। और जहां तक बात है कि नेगेटिविटी की, तो कट डाउन ऑन द नेगेटिविटी। जो सोर्स आपको नेगेटिविटी दे रहा है उसको हटा दो अपनी लाइफ से। अगर आपको टीवी न्यूज देखकर नेगेटिविटी मिलती है, मत देखो। आप खाना खा रहे हो, आप रिलैक्स करने के लिए अगर आप न्यूज देखते हो तो वो काम बंद कर दो, न्यूज मत देखो। अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है, गाने वाने सुन लो उस समय, आप म्यूजिक सुन सकते हो, कोई अच्छी मतलब कोई अच्छा जैसे डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो। डॉक्यूमेंट्रीज इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ नॉलेज प्लस एंटरटेनमेंट। मेरे अनुसार तो मैं आपको यही बताता हूँ कि हमेशा अपना फ्री टाइम जो है डॉक्यूमेंट्रीज देखने में बिताओ, बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है और एंटरटेनमेंट भी होता है और दुनिया का ज्ञान भी मिलता है, ठीक है। तो नेगेटिविटी जहां से आ रही है, चाहे वो आपको फेसबुक से मिल रही हो, इंस्टाग्राम से मिल रही हो, उसको कट डाउन कर दो। जो आपको लगता है बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैला रहा है उसको आप अभी मत देखो। मैं मानता हूं कि देखो, ऐसा नहीं है कि नेगेटिविटी आप देखोगे नहीं तो खत्म हो जाएगी, दैट इज नॉट द केस। लेकिन आपका फोकस क्या है? पढ़ाई करना है। आपका कार्य क्या है, कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना। तो आपको अभी उस पर फोकस करना है। और अगर आप कट डाउन कर देते हो आसपास के सोर्सेज को, तो डेफिनेटली आप ये काम कर सकते हो। अगर हो सकता है आपका दोस्त ही आपको रोज फोन करके बोलता हो कि अरे पता है फलाने को कोविड हो गया, उसको कोविड हो गया, उससे भी बात करना बंद कर दो। अगर इस प्रकार के दोस्त हैं जो आपको दिन रात बस यही अपडेट देते हैं कि मोहल्ले में उसको कोविड हो रहा है, उसको कोविड से उसको ये हो गया, तो उनसे बात मत करो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि देश की स्थिति, हालात और इनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हो जाओ। अनभिज्ञ होना अलग है, लेकिन उससे अफेक्ट होना अलग है। एक बहुत अच्छा मैं उदाहरण देता हूं। यूपीएससी एग्जाम आपसे क्या आपसे डिमांड करता है, मैं बताऊं? एक ऑब्जर्वर होना। अगर आप एक ऑब्जर्वर बनके अपना 1 या 2 साल दे दोगे ना इस एग्जाम को, तो आप आगे एक्टिव पार्टिसिपेंट बनके समाज में बदलाव ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हर इंसान को ऑब्जर्वर होना चाहिए, लेकिन एक यूपीएससी एस्पिरेंट को केवल ऑब्जर्वर होना चाहिए। अगर आप किसी पॉलिटिक्स में भी बिलीव करते हो, आइडियोलॉजीज में भी बिलीव करते हो, अभी उसको साइड रख दो, 2 साल के लिए उसको हटा दो। जीवन में आपके पास आगे बहुत टाइम होगा उन पर एक्ट करने के लिए। सो डोंट बी एन एक्टर। एक्टर का मतलब वो फिल्म टीवी वाला एक्टर नहीं, अ पर्सन हु टेक्स एक्शन। सो डोंट बी एन एक्शन मैन। एक्शन मैन मत बनो। कम से कम यूपीएससी की तैयारी के लिए 1 साल के लिए ऑब्जर्वर बन जाओ। यूपीएससी डिमांड ही यही करता है कि आप कितना अच्छे से ऑब्जर्व किया है आपने हर चीज को, पढ़ाई हो, सिलेबस हो, कंटेम्प्रेरी समाज हो, आप हर चीज को ऑब्जर्व करो और उसको बाहर लाने की कोशिश करो, रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करो अपने आंसर्स में, लिखित में, चाहे बोलने में, इंटरव्यू में। जितना अच्छा ऑब्जर्वर बनोगे उतना अच्छा आगे आप एक्ट कर पाओगे। यू कैन बी अ वेरी गुड एक्शन पर्सन। आपको जीवन में पूरा समय मिलेगा। यूपीएससी जॉब ही एक्शन का है। तब आप नेगेटिविटी, आपको लग रहा है जिले में कुछ कमी है, आप उस पर काम कर सकते हो। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा नहीं है, आईपीएस बनके आप उसको सुधार सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग यू वांट। जो आपको आज लगता है कि देश में सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको सुधारने ही तो जा रहे हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ सुधारने जा रहे हो, मतलब आप उस सिस्टम का हिस्सा बनने जा रहे हो। तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, ये पूरा आपके पास जीवन में मौका होगा कि आप उसको सही कर सको। तो उसको पॉजिटिव वे में लो। हो सकता है कि अभी आपको कुछ खामियां दिख रही है, आपको लगता है कि ऑक्सीजन प्लांट्स इनफ नहीं है, तो अपना एक मेंटल नोट बना लो कि मैं जीवन में अगर कहीं पर रहा तो मैं अपने जिले के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगवा कर ही आऊंगा। तो ये आप पॉजिटिव एनर्जी के अंदर उसको कन्वर्ट करिए।
आप ये देखो, अगर आपके गृह जिले के अंदर अगर अस्पताल के बेड कम पड़ रहे हैं तो मेक इट अ पॉइंट कि मैं अपनी लाइफ का ये लक्ष्य बनाता हूं कि आने वाले 10-20 साल के अंदर मैं अपने जिले के अंदर हॉस्पिटल का एक नया विंग बनवाने की पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मैं आईएएस कलेक्टर बनूं या ना बनूं। लेकिन आप ये लक्ष्य बना सकते हो कि आई विल हेल्प, मेरी तरफ से मैं 15 बेड भी और ऐड करवा दूं तो भी वो बहुत होगा। तो इतने छोटे छोटे लक्ष्य आप पॉजिटिविटी के साथ बना सकते हो इस नेगेटिविटी के दौर में भी। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा थोड़ा सा। हाँ, आपने उसमें ही बोला कि सोशल मीडिया का कितना यूज, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि क्या बिल्कुल तरह से कट ऑफ कर दे या क्या यूज करे तो करे कितना, इसके ऊपर। सोशल मीडिया का यूज मुझे लगता है कि करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अपने आप को कट डाउन कर दो, कट ऑफ कर दो पूरा, लेकिन एक टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे अगर आप दिन में 1 घंटा दे रहे हो अपने आप को फ्री टाइम, तो उसमें इस्तेमाल करो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप 3 सेशन में पढ़ाई करते हो, ये सबसे आइडियल होता है। 9 से 12 सुबह 3 घंटे पढ़ाई कर ली, फिर उसके बाद 2 से 5 कर ली, फिर 2 घंटे का ब्रेक लेकर 7 से 10 बजे तक आपने पढ़ाई कर ली। 3 दौर में पढ़ाई करो, 3-3 घंटे के 3 सिटिंग में आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। उसके बीच का जो समय है उसमें आप सोशल मीडिया 1 बार देख लो दिन में, या मैक्सिमम 2 बार देख लो, 1 बार सुबह 1 बार शाम को। पूरे दिन उसको हर 10 मिनट में 20 मिनट में देखना आवश्यक नहीं है, आपके लिए नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो, मेरे जैसे लोगों के लिए आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं तो मेरे लिए वो देखना जरूरी है। लेकिन अगर मैं एक स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए बिल्कुल आवश्यक नहीं है। दिन में 2 बार देखो ना, सुबह देख लो 1 बार 9-10 बजे पढ़ाई में, जो पढ़ाई का ब्रेक होता है 9 से 12 वाला ब्रेक, आई एम सॉरी 12 बजे के बाद वाला ब्रेक, उस ब्रेक में आप देख लो। फिर शाम को जो 5 से 7 का टाइम है उस समय थोड़ा आप सोशल मीडिया देख लो। तो गिव अ फिक्स टाइम टू दैट, और ये तय कर लो कि इस ऐप को मुझे आधे घंटे से ज्यादा यूज नहीं करना है। आजकल हर ऐप के अंदर ट्रैकर आता है, मोबाइल में भी ट्रैकर आते हैं कि आप कितनी देर स्क्रीन यूजेज कर रहे हो, कितनी देर ऐप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके लिए सेटिंग्स होती हैं। तो उसमें सेटिंग में अलार्म सेट कर दो कि आधे घंटे से ज्यादा आपको इंस्टाग्राम यूज नहीं करना है या आधे घंटे से ज्यादा फेसबुक इस्तेमाल नहीं करना है। उसके साथ आप अपने आप को थोड़ा डिसिप्लिन बना सकते हो। मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि मैंने, जैसे कि आपने बताया कि अगर किसी को बिल्कुल ही कुछ समझ में नहीं आ रहा ऑप्शन के बारे में तो वो आपसे सजेशन ले सकते। मेरा ग्रेजुएशन 11th और 12th कॉमर्स से हुआ है, ग्रेजुएशन मैंने बीबीए किया हुआ है, और उसके बाद काफ़ी समय हो गया मुझे कंपटीशन की तैयारी करते हुए। बट हर एक सेक्टर एक अलग लग रहा है, कभी पहले एनडीए किया, फिर कुछ और किया, फिर कुछ और किया। तो अब पर्टिकुलर अगर मेरे को ऑप्शनल सेलेक्ट करना है तो मेरे को कौन से तरफ जाना चाहिए? क्योंकि इंटरेस्ट की बात की जाए तो अभी तो सभी सब्जेक्ट मेरे लिए एक बराबर से हो गए, एक ही तरह तल पर आ चुके हैं। एक बराबर सारे सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा ना जहां पर आपको इंटरेस्ट ज्यादा होगा। और अगर बिल्कुल ही सब कुछ एक जैसा लग रहा है तो फिर आप अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, जैसे आपका बीबीए था, ठीक है, 11th-12th में आपने पढ़ा था, कॉमर्स कैसा था आपका? अभी तक आपको कुछ याद है थोड़ा बहुत जैसे कॉमर्स का, या सब कुछ भूल चुके हो? नहीं सर, कॉमर्स का थोड़ा बहुत तो याद है। ऐसे मैंने आईपी से सेकंड ग्रुप देकर छोड़ा था, तो सीए करते हुए बीच में छोड़ दिया था। तो ठीक है, अकाउंटिंग वगैरह वो थोड़ा ठीक है, बजटिंग। ओके, तो अब अगर ज्यादा साल हो गए हैं तो मैं समझता हूँ कि आपको ऐसा सब्जेक्ट लेना चाहिए जो आपकी जीएस में मदद करे। फिर अभी कॉमर्स के साथ मत जाओ, क्योंकि अगर काफी साल हो गए ना तो इट्स बेस्ट कि आप ऐसा सब्जेक्ट चुनो जो आपको जीएस में भी मदद करे। तो आप या तो ऑप्शनल ये देख सकते हो, आपको इस प्रकार के जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर पॉलिटिकल साइंस आईआर है, ये आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बेसिक पढ़ाई कर रखी है, आप बता रहे हो कि आपने कंपटीशन एग्जाम दिए हुए हैं, जैसे एनडीए की भी तैयारी करी है आपने और भी एग्जाम्स दिए हैं कॉम्पिटिटिव, तो आई एम श्योर आपने ये सारे सब्जेक्ट बेसिक तो पढ़ रखे हैं। तो आप इन पर बिल्डअप करते हुए जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, जो बेसिक 4-5 सब्जेक्ट है, उन्हीं में से कोई एक चूज कर लो, आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि देखो, अब ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री, ये अब आपको चूज करना पड़ेगा। इतना स्पेसिफिक मैं आपको नहीं कह सकता। मतलब अगर मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा हिस्ट्री सिलेक्ट कर लो। हिस्ट्री का दोनों में फायदा है, जीएस में भी फायदा है, और हिस्ट्री पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन वो मेरा आउटलुक है, हो सकता है आपका ना हो। आपको अगर पॉलिटिकल साइंस ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है तो यू कैन गो फॉर पॉलिटिकल साइंस आईआर, क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा डायनामिक सब्जेक्ट है और आगे भी आपको मदद करेगा। जब आप ब्यूरोक्रेसी में रहोगे तब भी पबैड जैसे सब्जेक्ट आपकी मदद करेंगे। पबैड थोड़ा सा सिलेबस पबैड का बड़ा है, तो आई थिंक पॉलिटिकल साइंस, या फिर अगर बिल्कुल छोटा रखना है तो सोशियोलॉजी जैसा कोई सब्जेक्ट लो। बाकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दीज आर द बेसिक 3 सब्जेक्ट जिनमें से एक आपको चूज कर लेना चाहिए। सर इसी के साथ मैं ये चीज़ पूछना और चाहूँगा कि जैसे ऐसे राइटिंग होती है और जीएस की जो आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन करते हैं, ये हम जीएस की प्रिपरेशन करते हुए साथ साथ में स्टार्ट करते हैं या उसके बाद कोई एक समय, नियमित समय के बाद स्टार्ट करें? ताकि क्योंकि चीज़ें दिमाग में चलती रहती है, आंसर राइटिंग भी प्रिपरेशन नहीं हुई अभी तक ऑप्शनल तैयार नहीं हुआ हमारा, जीएस तैयार नहीं हुआ हमारा, तो चीजें दिमाग के अंदर, वास्ट सिलेबस है, इस वजह से दिमाग के अंदर वो चीजें चलती रहती है, तो उसको कैसे मैनेज करें? देखो, ऐसे की राइटिंग आप अलग से प्रिपेयर करोगे
तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो महीने में एक दिन अपना दे दो ऐसे को, ऐसे के टॉपिक्स लिखो। लेकिन तैयारी उसकी आपकी डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। जिस दिन आप अखबार पढ़ना शुरू करते हो, जिस दिन आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करते हो, उसी दिन से आपकी तैयारी शुरू हो चुकी है। यू हैव स्टार्टेड योर प्रिपरेशन। एडिटोरियल क्या है? एक ऐसे ही तो है। तो जब आप एडिटोरियल पढ़ते हो तो आपको यही तो पता चल रहा है कि कैसे ऐसे का स्ट्रक्चर होता है, कैसे एक फॉर्मेट होता है, उसका शुरुआत होती है, बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होता है। ये सारी बातें आपको एडिटोरियल्स पढ़ के, अखबार के आर्टिकल्स पढ़ के समझ में आएगी। इसीलिए अखबार पढ़ना जरूरी है, ना केवल उसका एनालिसिस सुनना। जब आप पढ़ोगे तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठेंगी। और फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जो हमेशा यूपीएससी में पूछे जाते हैं, उनकी तैयारी कर लो। जैसे कि मॉडर्न इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, या फिर वुमेन एम्पावरमेंट है, गांधीयन थॉट्स हैं, गांधीयन फिलोसफी है। इन सब के ऊपर ऐसे पूछे जाने की संभावना बहुत रहती है। तो इनके बेसिक ऐसे जो बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं, उनको तो लिखकर प्रैक्टिस करोगे और अच्छा आपका रिवीजन भी उससे हो जाएगा। तो उनकी तैयारी करो। महीने में एक दिन दे दो पहले से। जिस दिन से आप जीएस पढ़ रहे हो उस समय ही तैयारी स्टार्ट कर दो। मान लो कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक है, उस पर अपना ऐसे प्रिपेयर करो। बेस्ट तरीका ये है कि प्रीवियस ईयर जो 10 साल के ऐसे के टॉपिक्स हैं उनको उठा लो। जितने भी 10 साल से पेपर हुए हैं उनके ऐसे के टॉपिक्स को लो और उनको हर महीने लिखने की एक आदत डालो। तो जैसे इस महीने मई के महीने में आप डिसाइड कर लो कि 2011 का पेपर आपको लिखना है, तो 11 में जो ऐसे पूछा गया था उसको लिखो। अगले महीने 2012 वाला ऐसे लिखो, 13 का लिखो। हालांकि ये ध्यान रखना कि 14 से ऐसे 2 आ रहे हैं, उसके पहले 1 आता था, तो अब वो आपको 2 ऐसे के अनुसार वो वर्ड लिमिट देख लेना, जो करंट वर्ड लिमिट है उसके अनुसार लिखने हैं आपको ऐसे। तो प्रैक्टिस आपको शुरू से करनी होगी। और ये प्रीलिम्स के बाद थोड़ी और बढ़ानी होगी। प्रीलिम्स के बाद जब मेंस की तैयारी कर रहे हो, जो 3-4 महीने का टाइम होता है, उसमें हर हफ्ते एक ऐसे आपको मिनिमम लिखना जरूरी है। अगर आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो वो आपका काम तभी हो जाएगा। ठीक है, तो लिखना तो पड़ेगा और पहले से लिखना शुरू करो। जब जीएस की तैयारी कर रहे हो तो बीच में एक दिन ऐसे के लिए रख लो। मेरे ख्याल से ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने एक तो ऐसे के बारे में बताया, तो 2 ऐसे आते हैं। 2 ऐसे में एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है जो कि ऐसे राइटिंग के लिए होता ही है, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट होता है, लाइक प्रेम वगैरह से रिलेटेड है, जो भी हो, तो उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। सेकंड, एक टेस्ट सीरीज, जैसे कितने टेस्ट लगाने चाहिए आपको, कितने टेस्ट लेने चाहिए प्री के लिए, स्पेशली प्री के लिए कितने टेस्ट सीरीज में कितने टेस्ट अटेम्प्ट करें कम से कम आपके हिसाब से? टेस्ट सीरीज ऐसा टेस्ट सीरीज ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर आप एक बार सारे सेक्शनल अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 टेस्ट के अंदर सेक्शनल टेस्ट कवर किए जा सकते हैं और कम से कम 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने चाहिए। 30 के आसपास टेस्ट होने चाहिए, मिनिमम 30 टेस्ट करोगे तब होगा। और ये प्रीवियस ईयर के अलावा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अलावा है, तो प्रीवियस ईयर के टेस्ट पेपर्स को भी सॉल्व करना है। अब इसके अंदर आप देखो कि आप 30 टेस्ट कैसे करना चाहोगे। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे अब अनअकैडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर लो। अब वो फ्री टेस्ट सीरीज है तो उसको ज्वाइन करके आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज है, वो हमने इसीलिए तो लाई है ताकि आप जैसे एस्पिरेंट्स उसके अंदर ज्वाइन कर सकें। उसमें सेक्शनल टेस्ट ही होते हैं, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनके सेक्शनल टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहो। और एग्जाम से 2 महीने पहले आपको फुल लेंथ टेस्ट करने चाहिए। तो 10 फुल लेंथ टेस्ट वो भी आपको यहाँ पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। वर्ल्ड अफेयर्स में करंट अफेयर्स वाला मिल जाएगा। और 10 प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन पेपर, 10 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो टोटल आपको 40 टेस्ट पेपर कम से कम देके जाना है। इतने तो देने ही हैं, 40। ठीक है, जिसमें 10 प्रीवियस ईयर, 10 फुल लेंथ टेस्ट और बाकी 20 सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए। तो 20, 10, 10। ठीक है, और ये बिल्कुल हमारा पैटर्न लगभग यही है जो हम पाथफाइंडर में टेस्ट सीरीज में चला रहे हैं, वो यही वाला पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको फॉलो कर लो, आपका काम हो जाएगा। वीरेंद्र। हेलो। हाँ आनंद बोलिए, आपका सवाल पूछिए अगला। सर मेरा क्वेश्चन अगला ये है कि सिलेबस बहुत अधिक है और सिलेबस के अंदर सब टॉपिक्स भी बहुत ज्यादा हैं। जैसे अगर GS2 की बात करें तो उसमें 5 सब टॉपिक हैं, GS1 की बात करें तो 3 सब टॉपिक। अब पिछले साल के क्वेश्चंस के अंदर से आइडिया नहीं लगता है, क्योंकि हर साल करंट अफेयर्स का भी नेचर चेंज हो जाता है, क्वेश्चन का भी नेचर चेंज हो जाता है, चेंज करती रहती है चीजों को। तो कौन सी चीजों को हम ज्यादा फोकस करके पढ़ें, क्योंकि पूरा बड़ा सिलेबस है, उसको कहीं ना कहीं से हमें लिमिट करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज को कम और किसी न किसी चीज को अधिक करना पड़ेगा, तब जाके हम उसको कवर कर पाएंगे। नहीं, आप एक गलत अप्रोच रख रहे हो। आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते। जो टॉपिक यूपीएससी ने सिलेबस में मेंशन किए वो तो आपके कवर होने ही चाहिए। अगर सोसाइटी आपको लगता है कि बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन वो सोसाइटी के अगर 2-3 क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हो तो आपको वहां बहुत भारी नुकसान है, आप अच्छी रैंक नहीं ला पाओगे।
तो इसीलिए आपको हर टॉपिक करना है जो यूपीएससी अपने सिलेबस में मेंशन कर रहा है, जो भी सब यूनिट मेंशन किया हुआ है, चाहे वो एक शब्द लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर मेंस का, उसको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप उस पर भले एक पैराग्राफ पढ़ो या एक पेज भी पढ़ के जाओ, तो उतना भी कम से कम पढ़ना जरूरी है। तो ये मत देखो कि कहाँ लिमिट करूं, लिमिट मत करो ना अपने आप को। आप इसीलिए तो इस एग्जाम की तैयारी के लिए 1 साल ले रहे हैं, ताकि आप हर टॉपिक को कवर कर सकें। तो सिलेबस उठाकर मेंस का देखो और उसके अंदर हर सब यूनिट, हर सब टॉपिक आपका होना चाहिए। अगर वहां लिखा हुआ है कि पंचायती राज, तो पंचायती राज के बारे में पढ़ो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या चल रहे हैं, पंचायती राज में कुछ नया आया है तो उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, पंचायती राज के लॉज क्या है, 93 वाला कानून क्या था, वो सब डिटेल में आपको पता होना चाहिए। आप ये नहीं सोच सकते कि पंचायती राज तो हमने बस सुना है, हमें पता है क्या होता है, ब्रीफ आइडिया। नहीं, आपको स्पेसिफिक आइडिया होना चाहिए कि क्या है, सिलेबस में उसको मेंशन किया है तो उसके आने की पूरी संभावना है। तो देखो यूपीएससी में अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल सिलेबस है, लेकिन उस अनप्रेडिक्टेबल के अंदर भी जो प्रेडिक्टेबल पार्ट है कम से कम वो तो कवर कर लो। जो आपका बेसिक यूपीएससी आपको आगे चलकर बता रहा है कि ये तो हम पूछेंगे ही, उसको तो आप कवर करके चल सकते हो, उसको जरूर कवर करो। टॉपिक कुछ मत छोड़ो, मेंस का एक भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप टाइम अधिक लेते हैं, आप समय पूरा लो लेकिन टॉपिक कोई भी मत छोड़ो। अच्छा वीरेंद्र, आपका एक और सवाल था, मैं उसका आंसर नहीं दे पाया। आई थिंक आपने टेस्ट सीरीज के साथ एक और क्वेश्चन पूछा था, कैन यू रिपीट दैट? सर वो 2 ऐसे आते हैं, ऐसे के पेपर में 2 ऐसे आते हैं। तो एक ऐसे तो एक सब्जेक्टिव होता है कि आप किसी ना किसी चीज पे, हिस्ट्री वगैरह पे, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल सब्जेक्ट होता है। तो वो दूसरे वाले ऐसे के लिए किस तरह से प्रिपेयर करें? टॉपिक्स लिखो, पढ़ो, एडिटोरियल से हो जाता है। वो एडिटोरियल वगैरह आप आ रहे हैं जो, प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट वगैरह में जो आप ऐसे लिखोगे उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं, ऐसे का लक्ष्य क्या है कि पॉइंट इकट्ठे करने हैं। तो इसके लिए जैसे देखो, आप अगर एडिटोरियल पढ़ रहे हो, अब मान लो आपने कहीं पर चलो फॉर एग्जांपल सोसाइटी के अंदर आपको बता देता हूं, अगर सेल्फ हेल्प ग्रुप एक टॉपिक है, अब आप जब भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में कोई एडिटोरियल पढ़ते हो या कोई न्यूज आती है, तो वो पॉइंट आपको याद रखने हैं, वो पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं। तो एक किताब अलग बना लो ऐसे के टॉपिक के लिए, उसमें आप शॉर्ट में पॉइंट्स मेंशन कर दो। फिर जब आप ऐसे लिख रहे हो तो उन्हीं पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हुए आपको बड़े सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं। तो आपको पॉइंट्स इकट्ठे करने हैं और ये काम आपको डेली करना पड़ेगा, है ना। जैसे आपको कहीं पर भी कोई नया पॉइंट मिलता है उसको नोट डाउन कर लो, मेक इट अ पॉइंट, कि अगर आपके पास उस समय वो कॉपी नहीं है तो मोबाइल में नोट कर लो, बाद में उसको अपनी कॉपी में लिख लेना। आपको बस पॉइंट्स ऐड करते जाने। सोशल इश्यूज के अंदर देखो बेसिक 80% चीजें तो सेम ही होती हैं। जो लिखे हुए एसेज हैं वो पढ़ो, आपको मार्केट में किताबें मिल जाएंगी, ऐसे राइटिंग की बुक्स हैं, उसमें आपको आइडियल ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हो। लेकिन उनको कॉपी पेस्ट मत करना, नंबर नहीं मिलने वाले हैं। थोड़ा सा अपना आपको पर्सनल टच देना पड़ेगा। लेकिन जो जेनेरिक पॉइंट्स हैं जो हमेशा से चले आ रहे हैं वो तो वहां पर चलेंगे ही ना। अब अगर कभी लिटरेसी पर आ जाता है तो भारत की लिटरेसी रेट वगैरह ये सब, ये तो बेसिक फैक्ट है, ये आपको याद होना चाहिए। तो वो 2011 के सेंसस का डेटा आपको मुंह ज़बानी याद होना चाहिए कि लिटरेसी क्या है, कितनी रेट है महिलाओं की, पुरुषों की, भारत की कितनी बढ़ी, कितनी घटी। ये सारी चीजें आप देखोगे, फैक्ट्स देखोगे, रिवाइज करोगे तभी याद होगा। सो कीप ऑन एडिंग द पॉइंट्स, बस यही कहूंगा। और जो टॉपिक्स हैं वो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह के टॉपिक हैं। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर वाले टॉपिक्स के पॉइंट्स को लिख लो, उसी से आपका 80% काम हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है कि एक तो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड प्लस आपकी यूपीएससी जर्नी, क्या आपका यूपीएससी की जर्नी कैसी रही? देखो इसके बारे में आज यहाँ ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, मौका नहीं है, फिर कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आज मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बारे में, आपके जो डाउट्स हैं उसको हम, मतलब स्टूडेंट्स के डाउट्स को एड्रेस करें। कुछ नहीं है, नॉर्मल यूपीएससी जर्नी है, ऐसी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जाम दिया था उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब ऐसा ही है। देयर इज नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एनीथिंग की मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो। हाँ, और कभी और इसके बारे में चर्चा करेंगे। मतलब आज ये सही प्लेटफॉर्म मुझे नहीं लग रहा है अभी, तो इस पे नहीं करेंगे अभी, ठीक है। मतलब इट इज नॉट अबाउट मी, आई थिंक इट इज अबाउट यू द लर्नर्स, द एस्पिरेंट्स। सर इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जिसे आपने मेडिकल लाइन से होने के बावजूद आपने हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया। तो सर वो किस तरह से, क्या फॉलो हुआ आपको, किस तरह से? समझ गया। देखो मेरा हिस्ट्री इंटरेस्ट था, मेरे को हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, तो आई वाज डैम श्योर कि मुझे ऑप्शनल हिस्ट्री ही लेना है। मेरा डे 1 से तय था, मैं इतना श्योर था हिस्ट्री के बारे में। अगर आज भी मुझे पलट कर कोई बोले कि आपने गलत ऑप्शनल चूज किया, आप दूसरा कर लेते, मैं कहूंगा मैंने सही ऑप्शनल चूज किया। तो मैं तो मतलब बिल्कुल क्लियर था, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। अब आप ही कह सकते हो फिर हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ा, तो देखो हिस्ट्री के अलावा मुझे साइंस में भी बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मेरा अपना साइंस का इंटरेस्ट है, वो उस समय हिस्ट्री से ज्यादा था। लेकिन यूपीएससी की जर्नी में मैंने क्या देखा कि एक तो ये कि जीएस के अंदर हिस्ट्री हेल्प करेगा, और मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, तो मैंने आंख बंद करके हिस्ट्री ले लिया। मतलब मैंने आंख बंद करके नहीं, आई मीन टू से इज दैट कि मेरा शुरुआत से डे 1 से बहुत क्लियर था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मेरा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। सेकंड, वो जीएस में हेल्प करेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आंसर्स वगैरह हिस्ट्री में अच्छे लिख सकता हूँ।
तो मैंने उसके लिए पेपर्स देखे थे, सेम यही फंडा मैंने भी फॉलो किया था। मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा और मुझे लगा कि नहीं, ये आंसर्स अच्छे हैं, क्वेश्चंस अच्छे हैं, मैं इसको आंसर कर सकता हूँ विद लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस, विद लिटिल बिट ऑफ नॉलेज, इनको मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ भी आउट ऑफ द ब्लू नहीं लगा कि यार हिस्ट्री तो हम तो सोचते थे केवल अकबर बाबर बीरबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें जो सवाल पूछे जा रहे थे वो मुझे लगे कि हाँ ठीक है, इसके बारे में मैंने सुना है, आई थिंक आई कैन स्टडी अबाउट दिस। तो ये फैक्टर आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर पेपर देखो, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सबके देखो, फिर आप अपना ऑप्शनल अच्छे से चूज करो। ठीक है सर, एक क्वेश्चन मेरा बारे में है कि सेल्फ स्टडी और कोचिंग, तो सेल्फ स्टडी कोचिंग लेना जरूरी है या सेल्फ स्टडी से भी इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है? और सेल्फ स्टडी से अगर क्रैक किया जा सकता है तो क्या राइट अप्रोच रहेगी? सेल्फ स्टडी से ये एग्जाम क्रैक किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगेन आपके ऊपर। दुनिया में दो तरह के छात्र होते हैं, भारत में दो तरह के छात्र होते हैं। पहला वो वाला छात्र है जिसको बचपन से किसी के कहने की आवश्यकता नहीं रही कि बेटा पढ़, बेटी पढ़, वो अपने आप अपनी पढ़ाई कर लेता था और वो अपने आप अपनी होमवर्क कर लेगा, अपने आप पढ़ाई करके स्कूल में अच्छे नंबर भी ले आता था। तो वो टाइप के अगर आप स्टूडेंट रहे हो बचपन से, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप सेल्फ स्टडी के बारे में सोच सकते हो। आप थोड़ी बहुत मतलब ऑनलाइन जो गाइडेंस अवेलेबल है उससे आप लेकर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो उस तरह के छात्र नहीं रहे। इनफैक्ट मुझे ये लगता है, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि भारत में मेजॉरिटी छात्र ऐसे हैं जिनको एक मतलब कहने की जरूरत पड़ती थी। चाहे स्कूल में टीचर कहे कि बेटा पढ़ लो, बेटा होमवर्क कर लो, घर पे मम्मी पापा भी कहते थे बेटा पढ़ लो, तब वो पढ़ाई करते थे और तभी उनके स्कूल में नंबर आते थे। अगर वो पढ़ाई उन्होंने नहीं, अगर मम्मी पापा या टीचर ने नहीं कहा तो उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी, एक हफ्ता एक महीना। आपको अपने आप अंदर से पता होगा कि आप कौन से स्टूडेंट हो, है ना। ये ना तो किसी को पूछने की जरूरत होगी, ना ही किसी को बताने की जरूरत होगी। यू नो इट डीप इनसाइड यू कि विच टाइप ऑफ स्टूडेंट आर यू। अगर आप वो छात्र हो जो बिना किसी के कहे पढ़ाई कर लेता था, तो आप सेल्फ स्टडी वाले माध्यम से जा सकते हो। और अगर आप नहीं हो तो फिर आपको क्लासेस की आवश्यकता है। और कोचिंग जो है ना, उसको कोचिंग शब्द मत कहो। मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग थोड़ा सा वैसा शब्द है जो इसको एक मतलब ऐसा एक हवा बना देता है कि पता नहीं कोचिंग क्या है। कोचिंग कुछ नहीं होता, एक टीचर, एक शिक्षक आपको पढ़ा रहा है, दैट इज द ओनली थिंग। एक आप अपने आप से पढ़ रहे हो, लेकिन एक आपको टीचर पढ़ा रहा है। देखो, किताबें अपनी जगह हैं, किताबों से, नोट से, लेक्चर से पढ़ा जा सकता है, लेकिन लेक्चर क्या है? आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, मतलब आप कहते हो कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, लेकिन आप जो ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो वो भी तो आपको एक टीचर ही पढ़ा रहा है। तो देखो, हम एज ह्यूमन बीइंग्स, हमारे न्यूरॉन्स तब ज्यादा काम करते हैं, हम ज्यादा कनेक्शन बना पाते हैं जब कोई हमें चीजें बोलकर सुनाता है। ये एक फैक्ट है, ये एक मेडिकल फैक्ट है। तो वो जो पढ़ाने का तरीका है, ठीक है, कि एक इंसान बोल रहा है और दूसरा बैठकर सुन रहा है, ये तरीका कारगर है, इसीलिए ये काम करता है और इसीलिए ये आप काम में ले सकते हो। अब उसका देखो माध्यम कुछ भी हो सकता है। आपको बैठकर आपके शहर में ऑफलाइन कोचिंग में, आप दिल्ली के निवासी हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग करो, लेकिन देखो भारत में हर कोई दिल्ली में नहीं रहता, तो उसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं। अब अगर आपको क्लास की जरूरत है, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मुझे ऐसी क्लास चाहिए जिसमें टीचर लाइव पढ़ा रहा है, तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन को लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो यूट्यूब से पढ़ना चाहता हूँ, यूट्यूब से कर लूंगा मैं, तो पढ़ लो। लेकिन यूट्यूब में प्रॉब्लम अभी यही है कि इतना सारा मटेरियल है और एक जगह एक पैटर्न में वो फिक्स नहीं है। तो देखो, क्लासेस अटेंड करने से क्या होता है कि रेगुलरिटी बनती है। अगर आप वो रेगुलरिटी खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ये देखा है कि ज्यादातर छात्र नहीं बना सकते। अगर खुद से बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी से आराम से सिलेक्शन होता है, बहुत लोग सिलेक्ट होते भी हैं। इनफैक्ट आप अगर एक अटेम्प्ट में अपनी स्टडीज कर लेते हो, क्लासेस कर लेते हो, तो उसके बाद तो ज्यादातर लोग सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में सेल्फ स्टडी ही करते हैं। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो केवल सेल्फ स्टडी के बेसिस पे उन्होंने अपना बैकग्राउंड तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि वो क्लासेस उन्होंने पहले करी थी, उससे उनका एक रिदम बना, उनसे उनका एक फ्रेमवर्क बना। अगर वो फ्रेमवर्क, अगर वो रेगुलरिटी, अगर आप टाइम टेबल बनाकर खुद पढ़ना जानते हो, आपने पहले जीवन में वो काम किया है और आप अभी भी कर सकते हो, देन गो फॉर इट। अगर वो नहीं कर सकते हो तो क्लासेस ज्वाइन कर लो, चाहे अब वो हमारा मतलब यूट्यूब पे आप देखते हो वीडियो, वहां से कर सकते हो, या फिर अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहते हो तो वहां से करो, कहीं से भी करो, बट एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो स्ट्रक्चर खुद बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं बना पाते तो टीचर बनवा देगा। तो बस यही फर्क है। तो सेल्फ स्टडी से डेफिनेटली किया जा सकता है, बट आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लास में क्या होता है कि दूसरे भी पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, डेली आप उनकी बातें सुनते हो, थोड़ा सा आपको जोश जगता रहता है। सेल्फ स्टडी में वो जोश आपको अपने अंदर खुद जगाना पड़ेगा, बस इतना सा फर्क है। सर, मेरा क्वेश्चन है कि प्री में आज से लगभग 50 दिन 51 दिन बचे हुए, तो अब बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए अब से, कि क्या करें इस टाइम पे? रिवीजन, एक ही स्ट्रैटेजी है, रिवीजन है। टाइम टेबल बनाओ। अगर अभी भी टाइम वेस्ट किया है, वैसे तो देखो आपका
3 महीने का टाइम टेबल होना चाहिए लास्ट का, लेकिन अगर अभी भी आपने उसको फॉलो नहीं किया है, आप अभी भी मतलब बिना टाइम टेबल के पढ़ रहे हो, सबसे पहली चीज करो, टाइम टेबल बनाओ। 50 दिन के अंदर सारे सब्जेक्ट रिवाइज होने चाहिए। 5-5 दिन 6-6 दिन का टाइम पीरियड लेकर हर सब्जेक्ट को रिवाइज करो, और मॉक टेस्ट के लिए टाइम दो। डेली आधा दिन आपका मॉक टेस्ट देने में जाना चाहिए। अगर अभी तक नहीं दिए हैं, दे रहे हो तो अच्छा है, उसको कंटिन्यू करो, और अगर अभी तक नहीं दिया है तो फिर मॉक टेस्ट को देना शुरू करो जल्द से जल्द, और रिवीजन तो करना ही है। और सर इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, जैसे इस बार भी अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, और तो अगर इससे भी बहुत सारे बच्चे उन्हें ये सोच रहे हैं कि 27 जून को भी नहीं होगा, तो इफ अगर 27 जून को नहीं होता है तो फिर वो जो बीच का बचा हुआ टाइम है उसमें फिर ऑप्शनल या एथिक्स वगैरह पे उतरना चाहिए, या प्री के लिए कंटिन्यू लगे रहना चाहिए? वेट फॉर द अनाउंसमेंट। यूपीएससी के ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करो। जैसे मान लो 1 महीने पहले आ जाता है एडमिट कार्ड, ठीक है, तो अब जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज करना होगा उस समय यूपीएससी बता देगा कि एग्जाम टाइम पे हो रहा है या फिर आगे जाएगा, उस समय अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो लेट्स से कि 27-28 मई के आसपास अनाउंसमेंट आ जाएगा, 28 मई के आसपास। तो जब वो अनाउंसमेंट आएगा और लेट्स से फॉर द टाइम बिंग के एग्जाम टाइम पे है, तो आपको अपना कुछ चेंज नहीं करना है। अभी तो जो चल रहा है, अभी यही सोच के पढ़ो कि 27 जून को प्री है, अभी तो यही सोचकर पढ़ाई करनी है आपको। 27 मई को आपको पता चल जाएगा कि प्री 27 जून को हो रहा है या नहीं, और अगर तब वो आगे बढ़ता है तो फिर थोड़ा सा टाइम आप दे सकते हो। जैसे अगर 3 या 4 महीने आगे चला जाता है, जैसे पिछले साल हुआ था कि 4 महीने आगे शिफ्ट कर दिया गया था, अगर उसी प्रकार से इस साल भी 4 महीने आगे जाता है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 1.5 महीना आप दे सकते हो मेंस के टॉपिक्स को, 1.5 से 2 महीना। लेकिन वापस जब 2 महीने बचे हो प्रीलिम्स के लिए, उस समय फिर से प्रीलिम्स मोड में आ जाना। प्रीलिम्स के 60 दिन पहले आपको सिर्फ प्रीलिम्स सोचना है, मेंस मत सोचो। लिखने की प्रैक्टिस मत करो, एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो 2 महीने पहले। लेकिन जो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, मतलब 3 मिल जाएंगे इन इफेक्ट, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम चला जाता है लेट्स से जुलाई, अगस्त, सितंबर, या अगर सोचो चलो लास्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम होता है, तो 4 महीने आगे चला गया, तो अब आपके पास मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने हैं जिनमें आप अपने मेंस की तैयारी को टाइम दे सकते हो। आंसर राइटिंग मेंस की करो, ऐसे राइटिंग करो, मेंस के टॉपिक्स को पढ़ो, रिवाइज करो, और फिर वापस से अगस्त में आ जाना आप प्रीलिम्स के ऊपर। तो अगस्त और सितंबर आपके पूरे प्रीलिम्स पर जाने चाहिए। सर मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि एक इम्पोर्टेंट चीज नोट्स मेकिंग जिसको कहा जाता है, ये प्रॉब्लम सबके साथ रहती है कि हम जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो हम बुक से दूसरी बुक बना देते हैं, क्योंकि छोटी से बहुत छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स रखने के बाद हम मेंस में उस चीज को कैसे लिखेंगे, उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स तो चाहिए होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक अमाउंट में कुछ तो हमें लाइन चाहिए होगी जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बट जब मेरे साथ जो प्रॉब्लम है कि जब मैं नोट्स बनाने बैठता हूँ तो जो नोट्स 1 पेज में 2 पेज में खत्म होना चाहिए वो पेज 7 पेज में बन जाता है। उस चीज को कैसे कम किया जाए? देखो टारगेट रखो। इसमें एक बोलो वीरेंद्र। सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोला, तो ऐसे ही मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए थे, तो मेरे पास पहले हिस्ट्री के जो नोट्स थे थोड़े कम थे, लेकिन जैसे मैंने आपके पथफाइंडर वगैरह के वीडियो देखे हिस्ट्री के, तो फिर मतलब वो तो बुक से भी ज्यादा होने लग गए थे, इस टाइप के नोट्स होने लग गए थे वो। तो सर इससे कैसे बचे? देखो पहली चीज, नोट्स आपको बनाने तो चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है, आप दोनों नोट्स बना रहे हो, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अब नोट्स लेकिन किताब को पूरा छापना नहीं है ना, नोट्स आप बुलेट पॉइंट में बनाओ। मैं यही सजेस्ट करता हूं कि नोट्स बुलेट पॉइंट में बनाओगे तो बेहतर रहेगा, फायदा रहेगा, क्योंकि उससे एक तो वो छोटे बनेंगे। पूरा सेंटेंस मत कॉपी करो, केवल बुलेट पॉइंट्स के रूप में उसको रखो। वहां पर अगर ग्रामर थोड़ी बहुत आगे पीछे होती है तो चल जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही गड़बड़ कर दो। बुलेट पॉइंट में भी बेसिक ग्रामर तो आपको फॉलो करनी होती है, लेकिन आपको लंबे लच्छेदार सेंटेंसेस लिखने की आवश्यकता नहीं है नोट्स में। जैसे कि अगर नोट्स में आप मान लो अटॉर्नी जनरल के बारे में लिख रहे हो, तो आप बेसिक इतना लिखो, अटॉर्नी जनरल का ऑफिस क्या है, कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, कौन अपॉइंट करता है, कैसे अपॉइंट करता है, किसको हटाने का अधिकार है। मेरे ख्याल से अटॉर्नी जनरल के बारे में नोट्स 1.5 पेज में बनाए जा सकते हैं, 1.5 पेज में। तो अब चाहे लक्ष्मीकांत में उसके बारे में 2-3 पेज लिखे हो, लेकिन आपके 1.5 पेज से ज्यादा का नोट नहीं होना चाहिए। अगर मान लो ये इतनी साइज की कॉपी है, ठीक है, तो इसके एक पेज में अटॉर्नी जनरल मैं बना सकता हूँ। तो अगर मैं बना सकता हूँ तो आप भी बना सकते हो। तो मतलब 1 पेज का टारगेट रखो। इस तरह का एक एग्जांपल दे रहा हूँ टॉपिक। फिर अगर एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट्स से प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट के जो नोट्स हैं, अब वो उसमें उसकी राइट्स, पावर्स, वो सब कुछ है, वो बड़ा है थोड़ा सा टॉपिक, ठीक है। तो वो आप एक बार बनाओगे, फर्स्ट टाइम बनाओगे, तो हो सकता है कि वो 6, 7, 8 पेज भी ले ले आपके, मतलब 1 पेज में गिन रहा हूँ, ऐसे दोनों साइड को 1 पेज मान रहा हूँ, तो हो सकता है वो 8 से 10 पेज ले ले, चलेगा। लेकिन फिर उसको शॉर्ट करने का तरीका ये है कि उसमें हाईलाइट और अंडरलाइन करो। जब सेकंड टाइम पढ़ाई कर रहे हो ना, तो उसको हाईलाइट करो, उसको अंडरलाइन करो, जो चीजें कीवर्ड्स हैं, तो वो नोट्स के अंदर आपके एक और नोट्स हो रहे हैं। मतलब रिवीजन, देखो नोट्स, सेकंड रिवीजन क्या है, थर्ड रिवीजन की तैयारी।
तो आप फर्स्ट, आपका रिवीजन क्या हो रहा है जब आप किताब या लेक्चर्स के बैठकर सामने नोट्स लिख रहे हो, ये आपका फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, उसको और छोटा करने के लिए हाईलाइट करो, हाईलाइटर खरीद लो या अलग रंगीला पेन ले लो। अब ये नहीं कि पूरी लाइन हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट कर दी, हाईलाइट में केवल इंपॉर्टेंट चीज हाईलाइट करनी है। और 2 कलर रखो। पहला कलर क्या है कि अगर आपको लंबा रिवीजन करना है तो एक जो आपने येलो कलर से हाईलाइट कर रखा है उसको पढ़ो, और दूसरा एक लाल रंग का और रखो। उसको आप मान के चलो कि अगर आपको पॉलिटी एग्जाम के एक दिन पहले 4 घंटे के अंदर पूरी पॉलिटी रिवाइज करनी है तो केवल जो रेड में हाईलाइटेड है वो आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट टाइम येलो हाईलाइट, सेकंड टाइम जब पढ़ रहे हो सेकंड रिवीजन में केवल येलो वाला पार्ट पढ़ो और लाल से हाईलाइट करते चलो। तीसरी बार जब रिवीजन कर रहे हो केवल लाल वाला रंग पढ़ना है। चौथी बार रिवीजन कर रहे हो केवल लाल वाला रंग पढ़ना है। आई बात समझ में? मतलब आपको फिल्टर करना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस, एक बार में परफेक्ट चीज नहीं बनेगी। इट इज अ प्रोसेस। आपको रिवीजन दर रिवीजन अपने नोट्स बेहतर बनाने हैं। हर रिवीजन में आप अपने नोट्स छोटे कर सकते हो, लेकिन उसमें काट छांट मत करो। मेरे ख्याल से बेस्ट तरीका होता है हाईलाइट करना। जैसे कि आपने ये चीज बोली कि पर्टिकुलर कोई टॉपिक हुआ तो उसके अंदर तो हम ये, अब कोई अधिनियम, बड़ा कोई अधिनियम आ गया, उसके अंदर जैसे पैसा का अधिनियम आ गया पंचायती राज के अंदर, अब उस अधिनियम को लिखने के लिए तो बुलेट पॉइंट्स, पूरा कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो उसमें डालने पड़ेंगे, तब जाके वो क्लियरिफाई कर पाएंगे हम, वरना उसको पढ़ने के लिए दोबारा बुक खोलनी पड़ेगी। उन बुलेट पॉइंट से भी उतना समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि थोड़े दिनों बाद जब हम उसको वापस पढ़ेंगे तो उतना रिटेन नहीं कर पाता दिमाग। बिल्कुल आएगा। अगर आपने पैसा किताब से पढ़ा है, मतलब PESA जो एक्ट है, अगर आपने किताब से अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको नोट्स में यही तो करना है कि आप ऐसे शब्द लिखो जिससे वो लाइन ट्रिगर हो जाए। भाई बुलेट पॉइंट ही तो आपको लिखने हैं कि कहाँ हो रहा है एक्सटेंशन, किन एरियाज के अंदर हो रहा है, शेड्यूल्ड एरियाज क्या है। तो वहां पर आपको बस इतना लिखना है कि ये शेड्यूल्ड एरिया है, ये स्टेट के अंदर है, इस एरिया में लागू है, और ये क्यों एक्सटेंड किया गया, किस साल में एक्सटेंड किया गया। तो अब आप ये मत लिखो ना ईयर ऑफ पैसा, तो आप सीधा वहां ईयर लिख दो बस कि 2003 में आया, 2002 में आया, जो भी था, कि आप सीधा ईयर लिखो। आपको पूरी लाइन वहां पर लिखने की जरूरत नहीं कि दिस वाज ब्रॉट इन द ईयर सो एंड सो बाय अमेंडमेंट। अगर जिस किसी पर्टिकुलर, मान लो कोई अमेंड किया गया है कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का, तो बस इतना सा लिख दो, अमेंड AMD, आगे आर्टिकल नंबर लिख दो। तो आपको छोटे नोट्स करने पड़ेंगे, और यही तो रिवीजन है। किताब से पढ़ा है तो किताब से पढ़कर उसका निचोड़ निकालो उस नोट्स के अंदर, और यही कला है। ये देखो, हो सकता है कि आप उसमें 100% आप इसको नहीं उतार सको, लेकिन पूरा अगर किताब को ही छापना है तो फिर नोट्स का कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा तो आपको शॉर्ट करना पड़ेगा। बेस्ट तरीका ये है कि ग्रामर हटा दो। किताब की जो ग्रामर होती है ना, उस ग्रामर को कट डाउन कर सकते हो आप नोट्स में। तो कुछ चीजें आप देखो, पूरा सेंटेंस हो सकता है, कोई सेंटेंस पूरा भी लिखना पड़े, लेकिन सारे नहीं हो सकते। ये बात मैं नहीं मानता कि पूरा 1 पेज है तो वो नोट्स में भी 1 पेज होगा। नोट्स में वो 3/4 पेज होगा, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर 1 पेज है तो यहाँ 3/4 पेज होना चाहिए। इससे बड़ा कर रहे हो तो फिर आपको नोट्स और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है नोट्स में। अंतिम क्वेश्चन सर यही है कि सिलेबस कवर अप करेंगे, सब चीजें हो जाएगी, बट हर दिन आज करेंगे, आज तो मैंने बहुत कुछ अच्छा कर लिया, मेरा क्लियर होने वाला है, नेक्स्ट डे आता है मुझसे होने वाला नहीं, अगले दिन फिर कुछ अच्छे हो जाते हैं, क्वेश्चंस वगैरह कुछ बेटर हो जाता है, रात को नींद अच्छी आ जाती है, उससे अगले दिन की रात की नींद अच्छी नहीं आती। समझ गया। वीरेंद्र ने भी क्वेश्चन पूछा था कि वो कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन रखनी है, मोटिवेशन कैसे रखना है। तो देखो, उसका मैं जवाब देता हूँ। इसका आंसर है रूटीन। एक रूटीन होना चाहिए। अगर आप रात को फिक्स 11 बजे सोना है, मतलब सोना है तो सो जाओ, सब छोड़ दो, दुनिया में जो चल रहा है छोड़ दो, चाहे किसी की शादी हो, किसी की बर्थडे पार्टी हो, चाहे कोई दोस्तों के साथ जूम कॉल हो, सब छोड़ छाड़ के 11 बजे सोना है, मतलब सोना है। टाइम पे सोओगे तब टाइम पे सुबह उठ पाओगे, तब टाइम पे आगे सारा काम हो पाएगा। ठीक है। अगर आपको 7 घंटे की नींद लेनी है, वो लेनी ही पड़ेगी। 7 घंटे की नींद लेनी है मतलब लेनी है। फिर आगे अपना रूटीन तय करो कि 9 बजे मुझे टेबल पे आना है, चाहे आप पढ़ो या ना पढ़ो। जब 9 बजे डेली आकर टेबल पे बैठोगे, सामने किताब के अलावा और कुछ नहीं होगा, तो अपने आप दिमाग 9 बजे पढ़ने के लिए तत्पर रहेगा। तो रूटीन जरूरी है, पढ़ने की एक जगह जरूरी है। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा बहुत कभी छत पर चले गए पढ़ने वढ़ने के लिए, मन नहीं कर रहा तो टेबल पर, लेकिन 90% आपकी पढ़ाई एक जगह पर होनी चाहिए, एक रूम में होनी चाहिए। ठीक है। तो रूटीन बनाओ, कंसिस्टेंसी बनाओ, अपने आप मोटिवेशन आता रहेगा। और डेली टारगेट्स अचीव होने चाहिए। अपने जो टारगेट है ना, उनको सामने कहीं पर चिपका के रखो दीवार पर, तो टारगेट टिक होते रहेंगे ना, कि मुझे पॉलिटी 10 दिन में करनी है, तो 10 दिन में अगर पॉलिटी हो जाएगी तो बड़ा बड़ा टिक लगा दो उस पर। उससे बेहतर कोई मोटिवेशन नहीं है दुनिया में। रिवीजन का अलग शेड्यूल बनाओ। रिवीजन शेड्यूल में लिखा है कि पॉलिटी 2 दिन में करना है। अगर 2 दिन में पॉलिटी हो जाएगी तो उससे बेहतर कोई हाई नहीं है, उससे बेहतर आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा। पूरा सिलेबस समय पर कवर कर लेना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ये सबसे बड़ा मोटिवेशन फैक्टर है। तो मोटिवेशन उसके लिए तभी होगा जब आपको अपने गोल्स खत्म होते दिखाई देंगे। किताबें, मान लो कि ये टेबल है, टेबल पे आप सारी किताबें रख के बैठे हो जिनको आपको कवर करना है। जैसे जैसे रिवीजन होता रहता है, उनको एक एक करके फिर से अपने शेल्फ में रख दो, टेबल से हटा दो। आपको अपनी डेस्क हल्की होती नजर आएगी।
समझ पा रहे हो? मतलब नोट्स और जो आपका रिवीजन हो गया है या जो सब्जेक्ट कवर हो गया है उसको एक बार हटा के दूसरी जगह रख दो, तो आपको एक विजिबली नजर आना चाहिए कि मेरा ये काम हो रहा है। तो चाहे वो किताबें हट के नजर आ रहा हो, चाहे वो टिक मार्क लगा के नजर आ रहा हो, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट। उसको विजुअलाइज करो। चाहे वो जैसे हम क्या करते हैं, देखो ऐप में अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्राइबर हो तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो क्लासेस आपकी हो गई तो वहां पर आपको दिखता है कि मेरा ये कोर्स हो चुका है, ये कोर्स हो चुका है। उससे आपको दिमाग में एक पॉजिटिविटी बनी रहती है कि मेरा काफी सिलेबस का पार्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये फायदा रहता है मतलब जैसे क्लासेस का या सब्सक्रिप्शन का। अगर आप क्लास जा रहे हो, आपको पता है कि अरे चलो बढ़िया, हिस्ट्री का क्लास खत्म हो गया, मतलब एक बार तो मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हैं तो उससे एक पॉजिटिविटी बनती है। तो आपका जो भी गोल है, यू शुड बी एबल टू विजुअलाइज इट। आपको दिखना चाहिए, इट शुड बी पैल्पेबल, टच करके आपको पता चलना चाहिए कि मेरा लक्ष्य हासिल हो रहा है। तो वो कंसिस्टेंसी से ही आएगा, रूटीन से आएगा, और एक फिक्स टाइम पर पढ़ाई करो, फिक्स जगह पर बैठ के पढ़ाई करो, तो वो उसी से आने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछिए, लास्ट क्वेश्चन। यस सर, इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो मिथ है, एक यूपीएससी के बारे में मिथ है तो वो है, और एक सबसे पहला क्वेश्चन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हैं उनके लिए किन गलतियों से बचना चाहिए, और सेकेंडरी एक मिथ है यूपीएससी के बारे में कि लैंग्वेज, इंटरव्यू की लैंग्वेज मैटर करती है, इंटरव्यू में क्या लैंग्वेज यूज होती है, मतलब हिंदी, इंग्लिश। ये सिर्फ मिथ है। मिथ इसीलिए मिथ कहलाता है क्योंकि वो मिथ है, वो मिथ्या है, वो मिथ्या ही है। इंटरव्यू में आप जो लैंग्वेज इस्तेमाल करो चलेगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि आप किस भाषा में आंसर करना चाहते हो। जब आप अपना फॉर्म भरोगे तब आपसे वहां पे चॉइस भरवाई जाती है। अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उस भाषा पे कमांड होनी चाहिए। ये नहीं कि आप वहां जाकर हिंदी भर कर आ गए फॉर्म में, लेकिन आप वहां जाकर इंग्लिश में जवाब दे रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत है कि इंप्रेशन गलत पड़ता है, हिंदी में देने से कम नंबर देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी मीडियम से अगर ऐसा होता तो हिंदी मीडियम से कोई सिलेक्ट नहीं होता ना भाई। आप ये भी तो समझो, हिंदी मीडियम से कोई भी सिलेक्ट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर साल सिलेक्ट हो रहे हैं। मैं मानता हूं कि हिंदी मीडियम से कम छात्र सिलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन हो तो रहे हैं। गंगा सिंह राजपुरोहित सिलेक्ट हुए हैं, मेरे जिले के हैं, रैंक 33 लेकर आए थे 3 साल पहले। उनकी कैसे आ गई रैंक 33? जब वो ला सकते हैं तो भाई आप भी ला सकते हो। कभी कभी कुछ साल में हो जाता है, जैसे पिछले साल ऐसा हुआ था कि जो हिंदी मीडियम की टॉप रैंक है, आई थिंक दैट वाज 230 समथिंग या 240 समथिंग। तो वो कभी कभी होता है। निशान जैन लेकर आए थे ना टॉप, वो भी तो आईएएस बने, वो भी तो हिंदी मीडियम के छात्र हैं। तो जब दूसरे लोग ला सकते हैं तो आप क्यों नहीं ला सकते? और मीडियम का जो मिथ है वो अपने दिमाग से निकाल लो, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जिस भी भाषा में दो उस पर अच्छा कमांड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां इंग्लिश में जाकर फिर आप हिंदी बोलना शुरू करो, बस ये उन्हें पसंद नहीं आएगा। अगर आप मिक्स करोगे तो फिर दैट डज नॉट लीव अ गुड इंप्रेशन, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ती है पीछे। आपको अपनी भाषा में ही बोलना है जो आपने सिलेक्ट करी है, ठीक है? बाकी सब मिथ है मीडियम का, ये सब अपने दिमाग से विचार निकाल दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ सही होगा अगर आप इस मतलब चीज से ऊपर उठ पाते हो। इसका एक देखो छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अलेक्जेंडर की आर्मी पढ़ा है ना हिस्ट्री में, उसने दुनिया की हर लड़ाई जीती थी। अलेक्जेंडर हर लड़ाई जीत कर आया था। तो मौर्यन आर्मी आधी तो इस बात से घबराई हुई थी कि ये सिकंदर क्या बला है, ये दुनिया में हर आर्मी, पर्शिया को हरा दिया था उसने। पर्शिया उस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर था। अलेक्जेंडर ने गौगमेला में पर्शिया की आर्मी को हराया था, डेरियस को हरा कर आया था। लेकिन भारत आकर हारा ना। तो मिथ से कुछ नहीं होता है। जब आप एनिमी को फेस करोगे तब आपको पता चला कि अरे ये तो यहाँ लड़ने के लिए सक्षम ही नहीं है, इनको तो पता ही नहीं बारिश क्या होती है, जंगल क्या होता है, मच्छर नहीं देखे थे उन्होंने कहीं पर। तो भारत जब सिकंदर की आर्मी आई थी तो मच्छरों से परेशान हो गई थी, आधे तो बीमार हो गए थे उनकी आर्मी में, तो वो लोग हार गए थे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे। लेकिन अगर आप मौर्यन आर्मी की तरह सोचने लगो, घबरा जाओ पहले ही, और ऐसे थोड़ा ना मैदान छोड़ दिया था मौर्यन आर्मी ने, गए ना, वो लड़ाई लड़ने पहुंचे थे और हराया था सिकंदर को। तो डेफिनेटली आधी चीजें मिथ होती हैं। दुनिया में बड़ी से बड़े एग्जाम, बड़े से बड़े आर्मीज को हराया जा सकता है, बड़े से बड़े एग्जाम को पार लगाया जा सकता है अगर आप अपने मन में ठान लो। इट्स ऑल, हाफ ऑफ द बैटल इज इन द माइंड, और बाकी आधी बैटल ये है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना काम करो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं है। और चलिए, तो इसको अब रैप अप करते हैं। सेशन 1 घंटे से ऊपर हो गया है ना, तो अब हम सेशन को रैप अप करेंगे। और जाते आते बस इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग, आप में से जो लोग देख रहे हैं 22 या 23 यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 22 या 23 की, तो आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को अवेल कर सकते हैं। अभी एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, 4-in-1 ऑफर है, जिसमें आपको एक तो एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी 3 महीने की, सेकंड आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का अगर आप महिपाल कोड यूज करते हैं, थर्ड आपको अभी लोन ऑप्शन मिल रहा है, तो अगर आप एक साथ पे नहीं कर सकते तो ईएमआई ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और चौथा आपको प्रिंटेड मटेरियल, किताबें फ्री मिल जाएंगी अगर आप अभी इस सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं। तो इस 4-in-1 ऑफर के बारे में आपको ज्यादा जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच वीरेंद्र, थैंक यू सो मच आनंद, आप लोग जुड़े, और आप दोनों ही जो है आपने भी अपना टाइम निकाला। पढ़ाई, छात्र का भी टाइम बहुत कीमती होता है,
तो आप लोग इस सेशन में जुड़े एंड यू रिप्रेजेंटेड द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी। आई एम श्योर जो आपके डाउट्स हैं वो 80-90% लोगों के डाउट्स होंगे। तो इस तरह के सेशंस हम और भी आपके लिए लाते रहेंगे इस चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब टू दिस न्यू चैनल ऑफ आवर्स एंड थैंक यू वंस अगेन आनंद और वीरेंद्र। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए, नमस्कार।